Good morning, friends. Good morning, everyone. Good morning. So, welcome to CA Intermediate and welcome to CA Intermediate Cost and Management Accounting. Okay, so welcome to the real CA field, my friends. Okay, now you might be thinking, sir, we are already entered CA. Okay, हम CA फाउंडेशन पास कर चुके हो और अभी आप क्या बोल रहे हो कि वेलकम टू CA कोर्स। तो everyone knows CA foundation was like an entrance examination to real CA course, and the real CA course begins at CA intermediate itself। ओके, अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर, हमने 3 में से 1 लेवल कंप्लीट किया है सर, तो हमें तो लग रहा है कि 1/3 सीए हम ऑलरेडी हो चुके हैं, एंड अभी आप बोल रहे हो कि वेलकम टू सीए कोर्स। तो आपको बहुत जल्द पता चलेगा बच्चों कि जो रियल सीए कोर्स का मजा है, जो रियल पेपर्स है, जो आपको लगेगा कि आप सीए बन रहे हो, लाइक टैक्सेशन, कॉस्टिंग, अकाउंट्स का जो आप पार्ट अभी सीखने जा रहे हो, कॉर्पोरेट लॉज, ऑडिटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये जो सीखोगे, ये जो आपको रियल लाइफ में आगे बहुत काम में आने वाला है, ये इंटरमीडिएट में लेवल में ऑब्वियसली स्टार्ट होता है, जिसका वर्किंग नॉलेज आपको इंटरमीडिएट में मिलता है, एंड ऑब्वियसली द एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ दैट विल बी राइट गेन्ड एट सीए फाइनल लेवल। तो अगर आपको ये ऑल टुगेदर चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए ये डिग्री मिलाना है, तो ऑब्वियसली अभी जो दो उसके सबसे क्रूशियल स्टेप्स है, इंटरमीडिएट एंड फाइनल, उसकी आज शुरुआत होने जा रही है। इनफैक्ट आज अभी 2 मिनट पहले वो जर्नी आपका ऑफिशियली बिगिन हो चुका है, ऐसे मैं बोल सकता हूँ। तो माई सेल्फ विनोद रेड्डी, आई विनोद रेड्डी वेलकम ऑल ऑफ यू to this CA world, the world of great opportunities, the world of enthusiasm, world of money, world of commerce, right? तो इसमें मैं आपको ऑफिशियली वेलकम करता हूं दोस्तों। सो और जहां तक मेरा सब्जेक्ट है, तो मेरा सब्जेक्ट रहेगा इसमें एट दिस स्टेज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये पेपर का नाम है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ओके, ये पेपर का नाम है। ओके, पॉपुलरली राइट लोग इसको कॉस्टिंग ऐसा बोल देते हैं। ओके राइट, कौन सा सब्जेक्ट अटेंड कर रहे हैं सुबह 7 से 9? कॉस्टिंग है। ओके, हम लोग इसको कॉस्टिंग ऐसे बोल देते हैं, बट द नेम ऑफ द पेपर इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एट सीए इंटरमीडिएट लेवल। ओके, एट सीए इंटरमीडिएट लेवल इस पेपर का नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एंड देखो बच्चों, मैं आपको पहले 1 मिनट में ही थोड़ा सा कंफर्टेबल कर देता हूं। आपको नोटबुक में क्या लिखना है, कैसे नोटबुक बनाना है, कैलकुलेटर साथ में रखना है नहीं रखना है, नोट्स आपको कैसे मिलेंगे, आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। ओके, ये सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। ये कोई 15-20 मिनट का वीडियो है नहीं कि आपको ऐसा बहुत सीरियसली राइट उस पर बैठना है। आप समझ रहे हो क्या? हमारा करीबन हम 180 to 200 आवर्स हम साथ में रहने वाले, आप समझ रहे हो क्या? तो एंड उसके बाद में भी हम एग्जाम तक आपके सपोर्ट में है। तो आप बिल्कुल पहले तो रिलैक्स बैठो, रिलैक्स बैठो वीडियो के सामने। पहले सबसे पहला क्राइटेरिया रिलैक्स बैठो आप। ओके, ऐसा बिल्कुल जो कुछ लोग व्हाट आई एम एबल टू सी इज ओके। अब नो डाउट ये तो लाइव स्ट्रीमिंग में सीए इंटरमीडिएट का हमारा पहला दूसरा ये जो भी कुछ लाइव स्ट्रीमिंग का एक्सपीरियंस तो कोरोना के बाद में ही आया हुआ है, बट फेस टू फेस बैचेस में मैं 2004 से पढ़ा रहा हूँ। आई कैन ऑब्जर्व, आई कैन सी ओके कि फेस टू फेस बैचेस में जनरली लोग डे नंबर 1 को ऐसा सीरियसली बैठता है सामने। ओके, सीरियसली ऐसा बैठता है सामने, ऐसा देखता है, करेक्ट है, और सोचता है कि अभी भाई टीचर क्या बोला, राइट मुझे समझ में नहीं आया, क्या बोला रहेगा एक सेंटेंस में, तब ये सोच रहा था और कुछ तो बोला, अब मेरा नुकसान हो गया, अब मैं सीए बनूंगा कि नहीं। तो ये सीरियसनेस किसी काम का नहीं है। ओके, सिंसियरिटी चाहिए। हर रोज लेक्चर को आ जाओ, हर रोज लेक्चर करो, सिंसियरली बैठ जाओ, बाकी काम टीचर का है, बाकी काम मेरा है, मैं सब देख लूंगा। आपका दोस्त यहाँ पे बैठा है, आपका भाई यहाँ पे बैठा है, आपका मेंटोर यहाँ पे बैठा है, आपका फ्रेंड यहाँ पे बैठा है, ऐसे समझो। तो एंड तक ये जर्नी में मैं आपके साथ रहूंगा, डोंट वरी। मुझे सीरियसनेस एक्सपेक्टेड नहीं है आपसे बिल्कुल भी। आप अगर सोचते रहोगे कि सर को एक्सपेक्टेड होगा कि हम लोग एकदम सीरियसली देखें, तो सीरियसनेस बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं है। मुझे एक्सपेक्टेड है सिंसियरिटी। आपसे क्या एक्सपेक्टेड है? मुझे सिंसियरिटी। अब सिंसियरिटी क्या होता है?
हर रोज क्लास को आना, मतलब कितना भी लगे कि जाने दो यार आज रिकॉर्डेड देख लेता हूँ, जाने दो यार आज बाद में देख लेता हूँ, जाने दो यार आज बहुत नींद आ रही है, तो ये आप कंट्रोल करके अगर आप हर रोज क्लास अटेंड करते हो तो वो है सिंसियरिटी। अगर मैंने बोल दिया कि हाँ चलो ये क्वेश्चन आपको 10 मिनट लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा आपको सॉल्व करके आना है, तो वो सॉल्व करके एक्चुअल में आना है, दैट इज सिंसियरिटी। आप समझ रहे हो ना? समझो 4 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर दिए और मैंने बोल दिया कि चलो अपना टेस्ट है और उसके लिए पढ़ाई करो, तो वो पढ़ाई करना ये सिंसियरिटी है। आप समझ रहे हो क्या बच्चों? तो इस जर्नी में ये इंटरमीडिएट का फाइनल का जो जर्नी है बच्चों, एंड जर्नी को जितना टाइम रिक्वायर्ड है उतना आपको आईसीएआई ने दिया भी हुआ है, तो वो जर्नी को टाइम रिक्वायर्ड जितना है उतना टाइम तुम्हारे पास अवेलेबल भी है। तो अपने को कोई चौके छक्के नहीं मारना, इट इज जस्ट लाइक 50 ओवर है एंड मान लो 250 रन निकलना है, तो हर ओवर में 5 रन ही चाहिए ना, तो अपने को चौके छक्के की जरूरत नहीं है। एक हाथ डॉट बॉल भी गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंगल डबल से हम ये मैच जीत सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या रहता है? प्रॉब्लम विद द कॉमर्स पीपल पर्टिकुलरली इज, पहला ओवर मेडन, दूसरा ओवर मेडन, तीसरा ओवर मेडन और 2 विकेट, चौथा ओवर राइट 2 रन, पांचवा ओवर 1 रन, छठा ओवर 3 रन। आप समझ रहे हो? सातवां ओवर मेडन एंड 2 विकेट। फिर ऐसा एक सिचुएशन आता है कि अभी 20 ओवर में राइट 160 रन निकालना है एंड 4 ही विकेट हाथ में, एंड तब फिर वो स्टूडेंट जागता है एंड फिर वो सोचता है कि दिन रात पढ़ाई करता हूँ, तो इसमें दिन रात पढ़ाई करता हूँ, बाद में लास्ट में चलो अब मैं 15 घंटे पढ़ूंगा, अब मैं 18 घंटे पढ़ूंगा, तो तुमने वो मैच को स्टेज पे लाया क्यों ना? करेक्ट और नॉट? ये मैच बहुत आसानी से जीता जा सकता था। हर ओवर में 4 5 रन निकालो, एक आधा ओवर में राइट एक आधा बाउंड्री जाता ही है। करेक्ट और नॉट? तो अपना विकेट बनाए रखो, हर ओवर में 4 5 रन निकालो, ये स्ट्रैटेजी होना चाहिए मैच जीतने के लिए, जहां पे टारगेट 250 रन है और 50 ओवर बाकी है। तो इंटरमीडिएट फाइनल का जर्नी इज लाइक दैट ओनली। आपको कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं यहाँ पे बहुत चौके छक्के मारना पड़ता है, तो ऐसे कुछ नहीं है। चौके छक्के किसको मारना पड़ता है? जो पहले 6 महीने पढ़ता ही नहीं एंड बाद में लास्ट के 3 महीने में ही जाग जाता है। तुम वो कैटेगरी हो क्या? एंड अगर तुम वो कैटेगरी नहीं हो, अगर आप डे नंबर 1 से पढ़ने वाली कैटेगरी हो, तो आपको क्लास अटेंड करना है। अभी फिलहाल चलो फॉरगेट अबाउट एग्जाम, इंटरमीडिएट, फाइनल्स, ये बनने के बाद क्या करना है वो सब बाद में सोचते हैं। अभी काम करते राइट, लेट्स टेक 1 डे एट अ टाइम एंड लेट्स से वीक एट अ टाइम। तो हम क्या करते हैं, अभी का टारगेट अपना यही है, अगले 3 साढ़े 3 महीने का टारगेट है कि मैं हर रोज सारे क्लास फर्स्ट ग्रुप के रेगुलर अटेंड करूंगा, हर रोज पूरा ध्यान दूंगा लेक्चर पे, जो होम एक्सरसाइज बताया जाएगा वो मैं सॉल्व करूंगा, वो मैं कंप्लीटली सॉल्व करूंगा। यही तुम्हारा टारगेट होना चाहिए राइट अगले 3.5 महीने के लिए। तो इतना कर दो, अपना काम हो गया। आप समझ रहे हो बच्चों? तो चलो, आई अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स टू दिस कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो अगर आपको कोई बोलेगा कि पेपर का नाम क्या है, तो इट इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एट सीए इंटरमीडिएट। इट इज नो मोर कॉस्टिंग पेपर का नाम नहीं है। व्हेन इट वाज आईपीसीसी, ये इंटरमीडिएट के पहले कोर्स का नाम आईपीसीसी था, एट आईपीसीसी नेम ऑफ द पेपर वाज कॉस्ट अकाउंटिंग, बट अब पेपर का नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब पेपर का नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एंड एट सीए फाइनल लेवल राइट, यही पेपर जब कंटिन्यू होता आगे तो उसका नाम है एट सीए फाइनल लेवल एससीएम एंड पीई, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। ऐसा सीए फाइनल में ये पेपर है। बट हम बोथ द स्टेजेस पे जनरली स्टूडेंट बोलते हैं इंटर का कॉस्टिंग, फाइनल का कॉस्टिंग ऐसे पॉपुलरली कैजुअली बोला जाता है। बट पेपर के एक्चुअल नाम है एट इंटरमीडिएट लेवल, कॉस्ट अकाउंटिंग नाम नहीं है, इट वाज देयर एट आईपीसीसी लेवल। तो अब एट इंटर एंड फाइनल ये पेपर के नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एट इंटरमीडिएट एंड एससीएम एंड पी, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एट सीए फाइनल लेवल। तो बच्चों अपना ये फर्स्ट लेक्चर है आउट ऑफ लेट्स से 90 लेक्चर्स। अब आपको मैं पूरा बताऊंगा कि ये बैच में कैसे होने वाला है, बट उसके पहले भी मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूं। बिफोर आई इवन बिगिन विद द इंट्रोडक्शन, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, और वो है नंबर 1, ये लाइव स्ट्रीम बैच है। ओके, इसमें राइट आप आराम से बैठ के देखो, लैपटॉप पे, मोबाइल पे, जहां पे भी आप देख रहे हो। वन थिंग यू बी एश्योर्ड दैट कि मैं आपके साथ में कंटिन्यूअस एंड तक हूं।
आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लगेगा कि अरे यार सर मुझे ये नहीं समझा है, मुझे ये नहीं समझा है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका काम है ध्यान देना। जो लोग राइट फाउंडेशन मेरे से कर चुके हैं या इंटरमीडिएट के कुछ इंट्रोडक्टरी लेक्चर भी कुछ लोगों ने अटेंड किए हैं जो रिजल्ट के पहले लिए थे, मैं उनको एक स्टोरी बताया था। ओके, मैं चलो रिपीट करता हूँ आज। ओके, आप मुझे बताओ बच्चों, हम कोई वेब सीरीज देखते हैं, ओके, या मूवी देखते हैं, ओके, मूवी देखते हैं, ओके, तो जब हम इमेजिन करो कि तुम एक मूवी देख रहे हो या वेब सीरीज देख रहे हो, ओके, एंड आपने देखना चालू किया, जो भी है आपका आईपैड, कंप्यूटर, मोबाइल, जिस पे भी आप देख रहे हो, टीवी आपके सामने, आपने देखना चालू कर दिया। टोटल उसका ड्यूरेशन है मान लो 3 आवर्स, 3 आवर्स का मूवी है ऐसे समझो, एंड आपने देखना चालू कर दिया। आप पूरे कॉन्सेंट्रेशन से मूवी देख रहे हो, पूरे कॉन्सेंट्रेशन से, 100% कॉन्सेंट्रेशन है आपका मूवी पे, ओके, 100% ध्यान है। 15 मिनट आपने देख लिया, एंड 15 मिनट के बाद में आप सोच रहे हो कि आपको समझा क्या कुछ, तो आपका कंक्लूजन ये है कि आपको कुछ भी कैरेक्टर्स भी नहीं समझ रहे 15 मिनट में, आपको ये भी नहीं समझ रहा है कि चल क्या रहा है। आजकल के मूवी तो ऐसे ही होते हैं, कुछ क्या चल रहा है ये भी नहीं समझ रहा है आपको, फ्लैशबैक में चल रहा है, पास्ट में चल रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है, कौन क्या है, ये जो चल रहा है स्क्रीन पे, ये लोग कौन है, इनका क्या रिलेशन है, कुछ भी नहीं समझ रहा है आपको। यू आर नॉट एब्सोल्युटली एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। ऐसे होता है, किसी के लिए भी होता है ऐसे। ओके, 15 मिनट देख लिया आपने, 20 मिनट देख लिया, 25 मिनट देख लिया, आपको लग रहा है कि बाप रे कुछ भी नहीं समझ रहे, तो आप क्या करते हो, तो आप क्या करते हो, तो आप और ज्यादा ध्यान से देखते हो, आप और ज्यादा ध्यान से देखते हो। कोई बीच में आए तो उसको बोलते हैं हट भाई बीच में मत आ, करेक्ट, मुझे पहले से कुछ नहीं समझ रहा है, मुझे और ध्यान से देखने दे। इसका मतलब आप पूरे ध्यान से ऑलरेडी देख रहे थे, फिर भी नहीं समझ रहा था, फिर भी नहीं समझ रहा था, फिर आपने और आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ाया। कोई बीच में आ रहा था तो उसको भी रोक दिया आपने और बोला भाई बाजू में हट, मुझे और ध्यान से देखना है, क्योंकि आपको था भरोसा, ट्रस्ट था कि अगर आप कंटिन्यूअसली देखोगे, पूरा कंप्लीट करोगे तो आपको समझने वाला है। एंड जब आप वो पूरा कंप्लीट करते हो, मे बी आपको थोड़ी देर के बाद समझ आए, अरे यार ये तो इसके सपने में चल रहा है, अरे यार ये तो फ्लैशबैक में चल रहा था, अरे यार ये ऐसा है, अच्छा ये लोगों का ऐसा है। एंड एट द एंड ऑफ द मूवी आपको लग रहा है कि हाँ यार बहुत अच्छा था, वो शुरुआत में सस्पेंस क्रिएट किया था उन्होंने, बट सब कुछ समझा, बहुत जबरदस्त मूवी था, बहुत अच्छा वेब सीरीज था। एंड में कंक्लूजन ये है, एंड आप बाद में किसी को बोल रहे हो अरे यार बहुत अच्छा मूवी है, बहुत अच्छा वेब सीरीज है, तू भी देख ले, रिकमेंडेशन गया, करेक्ट है। एंड वो जब देख रहा है, वो भी पहले 15 मिनट में 20 मिनट में सोच रहा है, तो उसको कुछ नहीं समझ रहा है, तो आप उसको क्या बोलोगे, हाँ भाई 15-20 मिनट में कुछ नहीं समझता है, बट तू कंटिन्यू कर और ध्यान से कंटिन्यू कर। आपने सजेशन दिया कि नहीं बच्चों, तो आप बताओ बच्चों, ये इंटरमीडिएट का कॉस्टिंग, ये 200 घंटे का मूवी है बच्चों, 180 से 200 घंटे का मूवी है। आप बताओ 3 घंटे के मूवी में तक आपको पेशेंस रखना पड़ा समझने के लिए, तो आप बताओ जो 180 से 200 घंटे का मूवी है, आप ऐसे इमेजिन या ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हो क्या कि पहले हाफ एन आवर में 15 मिनट्स में आज मुझे ऐसे नॉलेज आ जाए और मैं कॉस्टिंग की लैंग्वेज में बात करने लगूं, राइट, क्या मार्जिनल कॉस्टिंग है, क्या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, क्या बेसिक कॉस्ट कंसेप्ट है, क्या मटेरियल कॉस्ट है, क्या लेबर कॉस्ट है, क्या ओवरहेड्स है, क्या एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है, क्या जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग है, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स ऑफ कॉस्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, व्हाट इज राइट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, व्हाट इज डिसीजन मेकिंग, राइट, व्हाट इज बजट, व्हाट इज फ्लेक्सिबल बजट, व्हाट इज फिक्स्ड बजट, what is cost control, what is cost reduction, what the classification of cost, what is cost center, what is production cost center, what is service cost center, what is cost sheet। आप मुझे बताओ एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या पहले 15 मिनट में ही हमें ये समझे? अगर ऐसे एक्सपेक्टेशन है तो गलत ही होंगे ना। तो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, तो क्या अप्रोच होना चाहिए आपका, तो आपका अप्रोच होना चाहिए लेट अस एंजॉय द जर्नी एंड नॉट थिंक अबाउट द डेस्टिनेशन, लेट अस एंजॉय द जर्नी। तो हमें अभी फिलहाल क्या टारगेट है, आप मेरे साथ ये 180 to 200 आवर्स का जर्नी इंजॉय करो। ओके, मैं 180 to 200 बोल रहा हूं, तो इट कैन बी इसमें कुछ और एडिशन भी होने वाला है, बट वो एडिशन इस बैच में रेगुलर ये लाइव स्ट्रीम में ये एडिशन जो होने वाला है वो यूट्यूब पे होने वाला है, क्योंकि इसमें कुछ रिवीजन लेक्चर्स है, कुछ आरटीपी सॉल्विंग है, कुछ पेपर सॉल्विंग है, आरटीपी मतलब रिवीजन टेस्ट पेपर सॉल्विंग है, कुछ पास्ट एग्जाम पेपर सॉल्विंग है। तो ये सब भी राइट आपको ये बैच कंप्लीट होने के बाद में काम में आने वाला है। कुछ चार्ट रिवीजन है जो यूट्यूब पे होगा, इसका सब मैं टाइम टू टाइम आपको अपडेट्स देता रहूंगा। आपको डे नंबर 1 को
आपको ये नहीं सोचना है कि अरे यार राइट मुझे पूरा शेड्यूल या टाइम टेबल याद करना है ऑल दिस थिंग. इट इज अ जर्नी ऑफ 180 टू 200 आवर्स माय फ्रेंड्स, जो बहुत सुपर तरीके से हम कंप्लीट करेंगे. मेरा सिर्फ आपसे, मैं इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने के पहले आपसे एक्सपेक्टेशन बता रहा हूं. अभी तक तो मैंने ना मेरा इंट्रोडक्शन दिया है, ना सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन दिया है, ना इंटरमीडिएट का इंट्रोडक्शन दिया है. बट उसके भी पहले मेरे आपसे एक्सपेक्टेशंस है कि डोंट jump to the conclusions. Let's enjoy the full movie, my friends. Let us enjoy the process and not to think about the destination. Destination के बारे में मत सोचो. ये जो मूवी है 200 आवर्स का, 180 टू 200 आवर्स का मूवी है, उसका डायरेक्टर आपके सामने बैठा है एंड मुझे इसमें कितने सीन का शूटिंग करना है, कौन से सीन का शूटिंग कब करना है, राइट, ये सब मुझे पता है बच्चों. आप समझ रहे हो क्या? आपको अगर मैं एक पर्टिकुलर वेन्यू पे लेके आया तो वहां के सारे सीन्स का शूटिंग मैं उस समय पे कंप्लीट करूंगा. वो मूवी में पहले दिखाया जाएगा, बाद में दिखाया जाएगा, बीच में दिखाया जाएगा, ये सिर्फ मैं जानता हूं. और आप एक्टर्स हो तो आप अपना रोल बहुत अच्छे से करना बच्चों. मूवी कैसे बराबर सीक्वेंस में एंड में फिट करना है, ये डायरेक्टर का काम है, ये मेरा काम है. तो उसमें ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट माय फ्रेंड्स. बट आजकल क्या होता है, अभी ऑनलाइन एजुकेशन में ऑल दिस थिंग्स आपको भी तरह तरह से कहां से इंफॉर्मेशन मिलता है, क्या क्या लोग बोलते हैं ऑल दोस थिंग्स. बट उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि यू बिलीव ऑन योर टीचर. आप राइट जगह पे हो एंड आपको राइट जगह पे मैं लेके जाऊंगा. ये बिलीफ अगर आपका है तो ये जर्नी में मजा आएगा बच्चों. आप समझ रहे हो क्या? आपको पैसेंजर हो 2 मिनट के लिए एंड मैं समझो, मैं मान लो मैं ड्राइविंग सीट पे हूं, तो अगर आपका मुझ पे भरोसा रहेगा तो ही ये जर्नी मजेदार रहेगा बच्चों. नहीं तो आप हमेशा टेंशन में ही रहोगे, अरे भाई ये बराबर लेके जाएगा कि नहीं, ये बराबर जगह पे लेके जाएगा कि नहीं, ये राइट कुछ एक्सीडेंट तो नहीं करवाएगा ना. तो अगर ये रहेगा तो आपको हमेशा प्रॉब्लम रहेगा बच्चों. इवन दो हम एक दिन में आपको राइट जगह पे पहुंचाऊंगा, बट आपका ये जो मिस बिलीफ था, कंसेप्शन मिसकंसेप्शन थे, इसकी वजह से आपने जर्नी एंजॉय नहीं किया, उसकी वजह से आप डेस्टिनेशन भी एंजॉय नहीं कर पाओगे, या हो सकता है कि आप वहां तक मेरा साथ ही नहीं दोगे, पॉसिबिलिटी है. तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप राइट जगह पे हो, आपको राइट तरीके से हम लोग बराबर ये प्रोसेस के थ्रू निकाल के हम लोग फिनिश प्रोडक्ट तक आपको पहुंचा देंगे बच्चों. ठीक है? तो इस बैच में दिस इज गोइंग टू बी अ लाइव स्ट्रीम बैच. ओके, इसमें जब भी अगर हमें लगता है कि पॉसिबिलिटी है कुछ यहाँ पे पुणे में, राइट, जहाँ पे कुछ गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन नहीं आने वाला है, ऑल दोस थिंग्स, तो हो सकता है कि हम लोग आपको फेस टू फेस भी बुलाए. एंड अगर फेस टू फेस जो आप में से जितने लोग आना चाहते हो वो आ सकते हो. एंड बचे हुए स्टूडेंट्स के लिए तो ये फेस टू फेस चालू भी हुआ तो ये लाइव स्ट्रीम कंटिन्यू रहेगा ही, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. तो चलो बच्चों, लेट अस स्टार्ट दिस जर्नी. आई अगेन officially welcome all of you to this great journey of CA course, CA intermediate, बाद में CA final, बीच में आर्टिकलशिप आने वाला है. तो let's start my friends, right, the CA intermediate cost and management accounting my friends. Okay, तो मैं इसमें आपको कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस, अब पहले अभी इंट्रोडक्शन चालू हो चुका है ऐसे आप बोल सकते हो, मैं इंस्ट्रक्शंस देना चाहूंगा कि आपको क्या क्या जरूरत है. तो इसमें बुक्स आपको क्या क्या मिलेंगे, बुक्स आपको क्या क्या मिलेंगे. तो अगर आप वो व्हाट्सएप ग्रुप पे हो या जहां पे आपने एडमिशन लिया है, तो मैंने आपको एक पीडीएफ भेजा हुआ है. ओके, दैट इज ये कॉस्टिंग, मैं बुक को कॉस्टिंग ही बोलूंगा आप 2 मिनट के लिए. कॉस्टिंग बुक का जो भी है मेन बुक का वॉल्यूम 1, ओके, जिसमें ओके पहले के 7 चैप्टर्स के नोट्स एंड प्रॉब्लम्स है, ये मैं आपको ऑलरेडी भेज चुका हूं, जिसमें राइट एक एडिशनल क्वेश्चन बैंक भी है. अब इसमें क्या क्या है, कौन से चैप्टर्स, आप लिखो मत, अभी कुछ भी लिखो मत. तो ये वॉल्यूम 1 में ओके चैप्टर जो कवर्ड है वो है बेसिक कॉस्ट कंसेप्ट्स. ये चैप्टर कवर है बेसिक कॉस्ट कंसेप्ट्स, देन मटेरियल कॉस्ट, देन एम्प्लॉई कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, एम्प्लॉई कॉस्ट, देन ओवरहेड्स एंड एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग. ओवरहेड, मैं जानता हूं कि आपको ये चैप्टर का नाम में से कुछ भी नहीं समझेगा. ओके, डोंट वरी एट ऑल. ओवरहेड्स एंड एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग, देन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, activity based costing. Okay, then joint product and by product costing, joint product and by product costing, and cost sheets, and
कॉस्ट शीट। तो ये चैप्टर्स वॉल्यूम 1 में कवर्ड है बच्चों। एंड साथ साथ में मैंने आपको यहाँ पे वॉल्यूम 1 में एक एडिशनल क्वेश्चन बैंक पार्ट 1 ऐसे डाला हुआ है, एडिशनल क्वेश्चन बैंक पार्ट 1। तो जैसे 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 एग्जांपल्स आते रहते हैं बच्चों, आरटीपी के रिसेंट एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, हम लोग ऐड करते रहते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये स्टैग्नेंट नहीं है। तो ये जो बैच चल रहा है ऑब्वियसली ये मई 22 के लिए एप्लीकेबल है, नवंबर 22 के लिए एप्लीकेबल है, राइट। एंड इसमें कुछ जो भी चेंजेस होंगे वो बाद में, जो पेन ड्राइव के थ्रू या गूगल ड्राइव के थ्रू बाद में देखते हैं, राइट। उनके लिए भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपके लिए आपके समझो कोई मई 23 का बाद में कोई यही रिकॉर्डिंग देख रहा है बाई चांस, तो उसको भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके आगे के लेक्चर हम अकॉर्डिंग टू उस बैच ही लेते हैं। तो अभी फिलहाल ये जो बैच अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, राइट, दिस इज फ्रॉम मई 22, नवंबर 22 एंड मई 23 एंगल यू कैन से, ओके। सो बेस ये वॉल्यूम 1 में बच्चों ये चैप्टर्स कवर्ड है वॉल्यूम 1 में, ओके। देन सेकंड कॉस्टिंग बुक, मेन बुक का वॉल्यूम 2 आपको मिलेगा। एंड वो वॉल्यूम 2 में क्या क्या रहेगा वो मैं आपको बताता हूँ। वॉल्यूम 2 में मतलब मैं अभी क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको बुक्स क्या क्या मिलने वाले, उसमें क्या क्या कंटेंट रहेगा। वॉल्यूम 2 में बच्चों आपको मिल जाएगा, जो वॉल्यूम 2 में जो चैप्टर्स कवर्ड रहेंगे वो रहेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग। क्या? प्रोसेस कॉस्टिंग, प्रोसेस और ऑपरेशन कॉस्टिंग। देन ओके, देयर इज वन चैप्टर कॉल्ड एज सर्विस कॉस्टिंग, या उसको हम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग ऐसे भी बोलते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग या सर्विस कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग और सर्विस कॉस्टिंग वी कॉल इट एज। आर यू अंडरस्टैंडिंग? देन देयर इज वन चैप्टर कॉल्ड एज जॉब कॉस्टिंग ऑब्लिक बैच कॉस्टिंग, job costing oblique batch costing, then contract costing, then contract costing my friends। आप समझ रहे हो, ये चैप्टर्स कवर होने वाले। देन देयर इज लेट्स से कॉस्ट लेजर अकाउंटिंग, कॉस्ट लेजर अकाउंटिंग, यानी कॉस्ट लेजर अकाउंटिंग को कुछ कुछ लोग इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग ऐसे भी बोलते हैं। एंड देन लास्ट के 3 सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर जो वॉल्यूम 2 में रहेंगे वो है मार्जिनल कॉस्टिंग, देन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजट्स एंड बजटरी कंट्रोल, बजट्स एंड बजटरी कंट्रोल। तो अब देखो, अगर ये चैप्टर इसको हम 1 बोलेंगे, दिस इज 2, दिस इज 3, 4, 5, 6, 7, then additional question bank, okay। Then chapter number 8, 9, this is 10, 11, 12, 13, 14, 15। So these are the chapters my friends for CA intermediate कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एंड यहां पे आपको और एक चीज मिलेगी और वो है एडिशनल क्वेश्चन बैंक, एडिशनल क्वेश्चन बैंक, ओके, पार्ट 2, एडिशनल क्वेश्चन बैंक पार्ट 2 ये आपको मिल जाएगा, ओके, वॉल्यूम 2 में। आप समझ रहे हो? देन आपको एक तीसरा बुक मिलेगा जो अलग अलग, अभी शुरुआत में आपको ये वॉल्यूम 1 भेजा जाएगा, उसके बाद में। एंड अभी फिलहाल पहले कुछ चैप्टर्स के लिए अगर आप उसका पीडीएफ देख रहे हो, कुछ पेजेस का प्रिंट आउट भी निकालोगे तो भी कोई इशू नहीं है, जब तक आपका ये पूरा एडमिशन शिपमेंट ये प्रोसीजर कंप्लीट नहीं होता है तब तक। इवन दो अगर आप पीडीएफ रेफर करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, क्योंकि एनीवे पहले अराउंड 8 to 9 लेक्चर्स हम बेसिक कॉस्ट कंसेप्ट ही पढ़ने वाले, ओके। देन आपको एक फॉर्मूला बुक मिलेगा, फॉर्मूला बुक या चार्ट बुक ऐसे बोल सकते हो, जिसके अंदर ये जो भी चैप्टर्स हमने पढ़े हैं उसका सबका समरी रहेगा, समरी ऑफ फॉर्मूले एंड ऑल दोस रहेगा। ये आपको एंड में प्रोवाइड किया जाएगा, शुरुआत में इसका कुछ यूटिलिटी भी नहीं रहेगा बच्चों, ओके। एंड ये एडिशनल क्वेश्चन बैंक पार्ट 2 में, राइट, उसके साथ साथ में हम लोग रिसेंट एग्जाम क्वेश्चंस आरटीपीज ये भी हम उसमें से सॉल्व करके लेंगे, ओके। हमारा टोटल यहाँ पे लाइव स्ट्रीम ड्यूरेशन रहेगा बच्चों 90 लेक्चर्स ऑफ 2 आवर्स, मतलब अराउंड 180, 90 का अब 92, 93, 94 हो सकता है या 89 रह सकता है, राइट, उतना प्लस माइनस 2, 3 हो सकता है, ओके, इनटू 2 आवर्स, राइट। ये ड्यूरेशन अपना लाइव स्ट्रीम का है।
प्लस मैं आपको बीच बीच में कभी आपको बोलूंगा कि चलो इसके साथ साथ में आपने को यूट्यूब पे लाइव आना है और ये लेक्चर देखना है। हम लोग लेट्स से जुलाई 21 का पेपर सॉल्व करेंगे, हम लोग लेट्स से नवंबर 20 का पेपर सॉल्व करेंगे। इस टाइप का हम लोग कुछ सेशंस यूट्यूब पे भी रहेंगे एंड नो डाउट ये सारे सेशंस राइट आप यूट्यूब पे जो रहेंगे वो आप बाद में भी देख सकते हो, बट ये बैच के ड्यूरिंग में जो आपको बताऊंगा तो उस समय पे आपको वो भी अटेंड करना पड़ेगा बच्चों। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जो लोग जीडीपीडी के थ्रू बाद में देखेंगे ये लेक्चर्स, ऑब्वियसली उनके लिए जो मैंने लाइव यूट्यूब पे लेक्चर लिया हुआ है वो ऑब्वियसली वो विनोद रेड्डी इस चैनल पे वो वहां पे रहेगा ही वो लेक्चर, तो उसके बाद में आप कभी भी देख सकते हो। तो आज एक काम कर देना, साथ साथ में विनोद रेड्डी बोल के यूट्यूब पे एक चैनल सर्च कर देना विनोद रेड्डी एंड प्लीज उसको सब्सक्राइब कर देना। साथ साथ में आप एक्सपर्ट प्रोफेशनल एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वी स्मार्ट राइट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो बच्चों। तो आज ये प्लीज कर देना विनोद रेड्डी राइट, ये चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर देना क्योंकि साथ साथ में यूट्यूब पे कुछ वीडियो वहां पे भी आने वाले बच्चों। तो ठीक है, तो ये कॉस्टिंग का सिलेबस है और मैं आपको बुक के फॉर्म में क्या देने वाला हूं ये मैंने बता दिया। तो फॉर्मूला बुक, चार्ट बुक आपको मिलेगा, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 मिलेगा एंड आपको और एक बुक है जो जरूरत नहीं रहेगी आपको क्योंकि आपका नोटबुक ही रहेगा, वो रहेगा प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन, जो आपका नोटबुक रहेगा बच्चों। क्योंकि ये जो वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 में मैं हर चैप्टर का थियरी दूंगा आपको, हर चैप्टर का थियरी एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जिसका सॉल्यूशन बुक में प्रिंटेड नहीं रहेगा, जिसका सॉल्यूशन आपके नोटबुक में आने वाला है बच्चों, जिसका सॉल्यूशन आपके। तो इस बुक में जो हर एक क्वेश्चन है वो सबका सॉल्यूशन राइट आपके बुक में आएगा। यू नीड नॉट रेफर एनी अदर मटेरियल बियॉन्ड दिस। इन स्पाइट ऑफ दैट आपको आईसीआई स्टडी मटेरियल रेफर करना है, आप कर सकते हो, बट मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि राइट उसमें एरर्स है बच्चों, आज भी उसमें एरर्स है। जो लोग फाउंडेशन में आईसीआई स्टडी मटेरियल रेफर कर चुके पर्टिकुलरली मैथमेटिक्स का, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, इनफैक्ट दे आर 100% कॉन्फिडेंट रहेंगे कि आपको आईसीआई मटेरियल पे कितना भरोसा है। देखो मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, अपना ही इंस्टीट्यूट है, आई एम द मेंबर ऑफ आईसीआई, प्राउड मेंबर ऑफ आईसीआई, बट उन्होंने जो बुक बनाया है इट इज नॉट फुल प्रूफ माय फ्रेंड्स, ये इसका पूरा प्रूफ रीडिंग उन्होंने किया नहीं है, इसमें बहुत सारे मिस्टेक्स है। अब आप लोग हाँ सर हम मिस्टेक संभाल लेंगे, बच्चों एज अ प्रोफेसर मिस्टेक संभालना बहुत आसान है, एज अ स्टूडेंट वो सही में मिस्टेक है क्या या उसमें आप कुछ मिस्टेक कर रहे हो ये देखना, वो फिल्टर करना इतना आसान नहीं है स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो हम क्वेश्चन बैंक मैं आपको दूंगा, आप आपका नोटबुक बनाएंगे पूरा अच्छी तरह से, डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी मोर देन सफिशिएंट फ्रॉम इंटरमीडिएट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, मैं आपको एक इंटरमीडिएट एग्जाम में जो फाइनली पेपर क्या होता है उसका एक ओवरऑल फॉर्मेट बताता हूं। पेपर क्या होता है उसका फॉर्मेट जस्ट फॉर योर नॉलेज, डे नंबर 1 को मैं बता देता हूं। ओके, उसके पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको नोटबुक कैसे मेंटेन करना है, कितने नोटबुक्स लगेंगे। आप या तो 200 पेजेस का नोटबुक यूज करो, बट वो फुल नोटबुक होना चाहिए, फुल स्केप बुक होना चाहिए। छोटा नोटबुक जो हम स्कूल में यूज करते थे वो नहीं चलेगा आपको, या डायरी टाइप कुछ नहीं चलेगा। फुल स्केप जो पेज होता है A4 साइज का या उससे बड़ा पेज होता है वो नोटबुक आपको यूज करना है। ऐसे अगर आप 200 पेज का नोटबुक यूज कर रहे हो तो मेरे ख्याल से राइट ये वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 जब तक हमारे 90-95 लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे बच्चों, तब तक आपके 4 से 5 नोटबुक भर जाएंगे डिपेंडिंग ऑन हाउ यू राइट एंड ऑल दोस थिंग्स, बट मिनिमम 4 नोटबुक आपके क्लास में भरेंगे बच्चों। तो क्लास में 4 नोटबुक्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे बच्चों। ओके, तो आज आप राइट जो आपके पास बुक 1 रहेगा, एक मेरे ख्याल से आई एम श्योर आप आज बैठे रहोगे तो एक नोटबुक आपके पास रहेगा ही, तो वो नोटबुक में ओपन करो, उसके फर्स्ट पेज पे आप ये बुक वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 फॉर्मूला बुक ऐसे लिख देना, ऊपर आप सिलेबस ऑफ कॉस्टिंग ऐसे लिख सकते हो, सिलेबस ऑफ कॉस्टिंग। अब मैं ये सिलेबस आपको और एक तरीके से लिख के देने वाला हूं, वो भी आप लिखेंगे। तो आप एक काम करो, चलो आप सिलेबस ऑफ कॉस्टिंग बोल के लिखो और उसके नीचे वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 एंड ये चार्ट बुक ऐसे लिख देना बच्चों, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 एंड दिस चार्ट। आप लिख रहे हो क्या बच्चों? ओके, अब आपको कुछ लोगों को ये रहेगा कि सर ये बैच में हम आपको क्वेरी ऑनलाइन यहाँ पे पूछ सकते हैं क्या? तो नो डाउट जो लोग बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में देखेंगे राइट, वो तो रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हैं तो उनका क्वेरी तो उस समय पे पूछ नहीं सकते। ओके, बट जो लोग ये लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं
तो आप क्वेरी डेफिनेटली यहाँ पे पूछ सकते हो, मुझे क्वेरी यहाँ पे पूछ सकते हो। ओनली अभी कुछ पहले जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है हमने यहाँ पे आपको म्यूट मोड पे रखा है, जानबूझ के म्यूट मोड पे रखा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग अटेंड करने जा रहे हैं। यहाँ पे एग्जैक्टली कौन रहे क्या रहेगा, यूट्यूब पे भी ये ब्रॉडकास्ट हो रहा है। जब हमारा पूरा वो एडमिशन प्रोसीजर एंड ऑल दो थिंग एवरीथिंग विल बी कंप्लीटेड, मैं आपको यहाँ पे आपको ऐप के थ्रू मैं आपको ऐसे पावर दे दूंगा कि आप कभी भी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, वीडियो ऑन कर सकते हो एंड उस समय पे आप डाउट पूछ सकते हो बच्चों। ओके, बट पहले ये फर्स्ट 2-3 डेज में ना हमने ये लिंक जो है वो पब्लिक किया है, एंड कभी कभी वो लिंक हैक हो जाती है, कभी कोई अचानक से वहां पे एंटर हो जाता है मीटिंग में एंड अननेसेसरी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो जूम ने ही हमें वो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए कि अगर आपने ये लिंक कोई पब्लिक लिंक किया हुआ है तो उसके साथ बहुत ज्यादा राइट मतलब सबको अनम्यूट या इसका पावर मत रखो, क्योंकि प्रॉब्लम्स हो सकते हैं बच्चों। इसलिए अदरवाइज इसमें आप फीडबैक ले लो। फाउंडेशन के बैचेस चल रहे हैं, इंटर के पहले बैचेस हो चुके हैं इस पे, तो इट्स अ लाइव सेशन जहां पे हम लोग बात करेंगे, आपको मैं सुन सकता हूँ, बहुत मजा आएगा। ओके, बट पहले कुछ लेक्चर्स तक आप अगर फिर भी बात करना चाहते हो तो आप मुझे अगर मैसेज भेजेंगे तो मैं आपको अनम्यूट होने का पावर दे सकता हूँ एंड उसके बाद में हम बात कर सकते हैं। बट मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। आपने आप में से बहुत सारे लोगों ने फाउंडेशन का मैथमेटिक्स का मेरा पेन ड्राइव के थ्रू या गूगल ड्राइव के थ्रू लेक्चर्स किए रहेंगे बच्चों। अगर आपने वो सारे लेक्चर्स किए तो आपको शायद समझा होगा कि कुछ डाउट भी आया और आपने उस समय पे वो डाउट लिख के रखा, तो वो डाउट ऑटोमेटिकली क्लियर होता है। आपको लगता है कि सर आपको कैसे समझेगा हमारा डाउट? भाई तुम जब पैदा हो गए तब से करीबन मैं पढ़ा रहा हूँ, ऑनेस्टली ऑनेस्टली 2000, आप में से बहुत सारे लोग 2001 2002 2003 4 बॉर्न रहेंगे, मैं तब सीए हो चुका था और पढ़ा चुका था, पढ़ाना चालू कर चुका था। तो मैं देखो ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, इट इज जस्ट अ कॉन्फिडेंस, क्योंकि मैं 17 साल से पढ़ा रहा हूँ। स्टूडेंट को क्या डाउट आते हैं, वो क्या सोचता है, उसके 99.99% ऑफ द थिंग्स वी ऑलरेडी नो। आपने सीए फाउंडेशन का मैथ्स अटेंड किया है तो आपको डेफिनेटली ये पता है कि ये सब कुछ हम ऑलरेडी इस प्रोसेस से बहुत बार जा चुके हैं। तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों, राइट। आप उस समय पे डाउट पूछना चाहो पूछ सकते हो। एट द मोस्ट व्हाट आई कैन से एट दैट टाइम इज, या तो मैं डाउट सॉल्व करूंगा हो, या तो मैं बोल सकता हूँ कि बेटा थोड़ा सा वेट करना, ये डाउट वैसे भी नेक्स्ट क्वेश्चन में या नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्वेश्चन में या नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व होने ही वाला है। तुम्हारे 99.99% ऑफ द डाउट्स मैं ऑलरेडी जानता हूं, ये समझ के चलो आप। एंड इन स्पाइट ऑफ दैट अगर आपको लगता है कि हाँ यार मैं सोच रहा था कि ये डाउट सर क्लियर करेंगे बट अभी तक ये इसमें क्लैरिटी नहीं है, तो आप पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, ठीक है। तो चलो मुझे एक बार कमेंट में भी आप प्लीज बता देना कि आप ये लिख रहे हो क्या, कमेंट में प्लीज मुझे बता देना कि आप ये सब लिख रहे हो क्या। तो चलो ये वॉल्यूम 1 आप आपका नोटबुक ओपन करो एंड नोटबुक में प्लीज बच्चों आप ये लिख देना, नोटबुक में प्लीज राइट डाउन दिस माय फ्रेंड्स। नोटबुक में ये सिलेबस आप कॉपी कर देना बच्चों प्लीज। यस, बहुत सारे स्टूडेंट यस सर बोल रहे हैं, यस सर यस सर यस सर। आप प्लीज एटलीस्ट आप आज कमेंट में बोल सकते हो, ओके। यस, गुड गुड माय फ्रेंड्स। चलो, तो आप ये सिलेबस बोल के ये जब कंप्लीट होगा तब आप मुझे बता देना। चलो मैं वैसे भी 2 मिनट वेट करता हूँ। सिलेबस ऑफ कॉस्टिंग, मैं यही सिलेबस आपको और एक फॉर्मेट में लिख के देने वाला हूँ बाद में, 2 ही मिनट की बात में यही सिलेबस मैं आपको और एक फॉर्म में लिख के दूंगा। तो आप लिखो बच्चों ये सिलेबस। यस दिव्या जी, आपका कोई डाउट है तो आप जितना मैं अभी इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ उतना सा फॉलो करो, डोंट वरी, राइट। ये क्लास के बाद में भी हम बात करेंगे एंड तुम्हारे जो भी कुछ रहेंगे क्वेरीज वो सॉल्व, ये जो भी सा एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड एंड एवरीथिंग ऑल, ये सब क्लैरिटी आएगा आपको। अभी फिलहाल ये लिख के ले लो बच्चों।
ये कॉस्टिंग बुक वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 में क्या क्या आने वाला है ये मैंने अभी आपको बताया। ये जो वॉल्यूम 1 का सॉफ्ट कॉपी है ये मैं आपको ऑलरेडी भेज चुका हूं बच्चों। वॉल्यूम 1 का सॉफ्ट कॉपी मैं आपको ऑलरेडी भेज चुका हूं व्हाट्सएप ग्रुप पे। अगर आपको नहीं मिला है तो आप उसके बाद में इंक्वायरी नंबर्स पे कांटेक्ट करो, आपको सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगा, डोंट वरी। एंड बहुत दिन जल्द ही आपने एडमिशन लिया है एंड ऑल दोस थिंग्स तो आपके घर पे आपको बुक कुरियर से आ जाएगा, डोंट वरी एट ऑल। आपको एंड तक सपोर्ट रहेगा, डोंट वरी एट ऑल। ओके, तो ये सिलेबस ऑफ कॉस्टिंग था बच्चों 100 मार्क्स का जो आपने लिखा है अभी। ओके, मैं आपको पेपर का क्या फॉर्मेट रहता है ये भी बताने वाला हूं, बट उसके पहले मैं ये सिलेबस आपको वापस बताना चाहूंगा सिलेबस ऑफ कॉस्टिंग में। ओके, अब आप लोग सर अभी तो आपने लिख के दे दिया, तो ये तो मैंने बुक वाइज बताया था कि वॉल्यूम 1 में क्या आने वाला है, वॉल्यूम 2 में क्या आने वाला है एंड ऑल दोस थिंग्स। ओके, अब ये कॉस्टिंग का सिलेबस एक्चुअल में बच्चों 3 पार्ट में डिवाइड होता है। कॉस्टिंग का सिलेबस 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ओके, और वो 3 पार्ट है जो सिलेबस के, वो है बेसिक चैप्टर्स, बेसिक नॉलेज ओरिएंटेड चैप्टर्स। ओके, बेसिक नॉलेज ओरिएंटेड चैप्टर्स, या कुछ लोग इसको एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट ऐसे भी बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। ओके, उसके बाद में कुछ चैप्टर जो है वो है मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, कुछ चैप्टर्स है मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, एंड देयर आर सम चैप्टर जिसको हम बोलते हैं टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग। अभी आपको आज डेफिनेटली पता नहीं है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, व्हाट इज द टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग, व्हाट इज मेथड, व्हाट इज टेक्निक। आपको मैं सिर्फ एक सेंटेंस बताऊंगा, समझा तो समझा, नहीं समझा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, methods of costing are used for accounting purpose, whereas techniques of costing are used for decision making। रियल लाइफ में हमें सिर्फ अकाउंटिंग करना होता है या डिसीजंस भी लेना रहता है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी के सामने डिसीजंस आ सकते हैं वेदर टू प्रोड्यूस ऑन अ सेमी ऑटोमेटिक मशीन और ऑटोमेटिक मशीन। तो कंपनी क्या टॉस करके डिसीजन लेता रहेगा क्या, हेड आया तो सेमी ऑटोमेटिक पे प्रोडक्शन करेंगे, टेल आया तो ऑटोमेटिक पे प्रोडक्शन करेंगे, ऐसा तो नहीं होता रहेगा ना। आपके सामने क्वेश्चन है, समझो कल जाके आया, वेदर टू बाय अ पेट्रोल कार और अ डीजल कार, आप टॉस करके डिसीजन लेते हो क्या, नॉट एट ऑल। तो आपके डिसीजन मेकिंग के कुछ टेक्निक्स है, डिसीजन मेकिंग के कुछ टेक्निक्स है। तो सम ऑफ द टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग वी आर गोइंग टू लर्न एट इंटरमीडिएट लेवल, मेनली एट फाइनल लेवल आल्सो। तो हमारे इंटरमीडिएट का ओके सिलेबस जो ऑब्वियसली 100 मार्क्स का सिलेबस है, सीए इंटरमीडिएट कॉस्टिंग का, ऑब्वियसली कॉस्टिंग मतलब कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये पेपर का नाम है। इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, बेसिक नॉलेज, मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग। जो बेसिक नॉलेज ओरिएंटेड चैप्टर्स है बच्चों, बेसिक नॉलेज ओरिएंटेड चैप्टर्स, ओके, तो ये बेसिक नॉलेज ओरिएंटेड चैप्टर्स है। ओके, तो पहला है फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसी आपको लगता है कि सर आपने ऊपर तो लिख के नहीं दिया था, इसी को मैंने बोला था बेसिक कॉस्ट कंसेप्ट्स, इसी को मैंने बोला था बेसिक कॉस्ट कंसेप्ट्स। यू कैन कॉल इट एज इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नेक्स्ट, मटेरियल कॉस्ट, नेक्स्ट एम्प्लॉई कॉस्ट, नेक्स्ट overheads and absorption costing, next activity based costing, जिसको बोलते हैं एबीसी, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एंड कॉस्ट शीट। ओके, so these are the chapters from basic category। तो चलो दिख रहा है कि आपको, ये मैं थोड़ा साइड में हट रहा हूं, मैं बीच में आ रहा हूं, ये लिखा हुआ इसमें, चलो आपको दिख रहा है क्या बताओ बच्चों प्लीज। बेसिक कॉस्ट कंसेप्ट्स, that is introduction to cost and management accounting, then material cost,
एम्प्लॉय कॉस्ट, ओवरहेड्स एंड एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एंड कॉस्ट शीट। ये है बेसिक नॉलेज ओरिएंटेड चैप्टर्स, बेसिक नॉलेज ओरिएंटेड चैप्टर्स है ये। चलो लिख के ले लो इतना, ये है बेसिक नॉलेज ओरिएंटेड चैप्टर्स माय फ्रेंड्स। ओके, बेसिक नॉलेज ओरिएंटेड चैप्टर्स है ये। चलो लिख के ले लो इतना, तब तक मैं भी पानी पी लेता हूं। उसके बाद में बच्चों है मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। अब मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग में चलो यहां पे मैं 7th लिख देता हूं क्योंकि 6 चैप्टर इधर आ गए। वो है जॉब ऑब्लिक बैच ऑब्लिक यूनिट कॉस्टिंग, देन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, देन joint product and by product costing, joint product and by product costing, then हमारे पास है सर्विस कॉस्टिंग। सर्विस या तो उसको हम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग ऐसे भी बोलते हैं। देन देयर इज अ प्रोसेस और ऑपरेशन कॉस्टिंग, प्रोसेस और ऑपरेशन कॉस्टिंग। प्रोसेस ऑब्लिक ऑपरेशन कॉस्टिंग। एंड मैं यहां पे मेथड्स में ही राइट ऐसे लिख देता हूं कि लेट्स से कॉस्ट लेजर अकाउंटिंग। वैसे आप बेसिक नॉलेज में भी लिख सकते हैं चैप्टर को, बट ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता कहां लिखा है, कॉस्ट लेजर अकाउंटिंग। एंड देन 13, 14, 15 ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेनली सीए फाइनल फोकसेस ऑन टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग। और वो 3 चैप्टर्स है मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग and budgets and budgetary control, budgets and budgetary control, budgets and budgetary control। तो ये है टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग। तो अपने सिलेबस को बच्चों हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो ऑब्वियसली राइट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो हमारे पेपर का नाम है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 100 मार्क्स का ये पेपर है एट सीए इंटरमीडिएट। ठीक है, तो इसका सिलेबस राइट मैं अभी आपको लिख के दिया। ये सिलेबस को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया बच्चों, ये सिलेबस को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। बेसिक नॉलेज ओरिएंटेड टॉपिक्स, मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग एंड टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग। ये जब आप कॉपी हो गया तो आप मुझे प्लीज कमेंट में बता देना कि कॉपी हो गया करके। जब हो जाएगा तब आप मुझे बता देना, डन सर करके बता देना बच्चों। यस, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आप मुझे प्लीज बता देना ये हो गया क्या लिख के। यस, गुड गुड माय फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलो, तो ये है अपना सिलेबस। अब एंड मैं वापस एक बार बता रहा हूं बच्चों कि कुछ लोगों को लगता होगा कि सर थोड़ा सा अनकंफर्ट, मेरे भाई कहीं पे भी होता है, वो कोई भी हम नई चीज सीखने जा रहे हैं, आप समझ रहे हो, डे नंबर 1 को कंफर्ट नहीं रहता कोई भी। जैसे कि मैं मान लो एक पर्टिकुलर गांव से 20 साल पहले यहाँ पे सीए करने पुणे में आया था। ओके, तो जब मैं यहाँ पे आया था तब मुझे कुछ नहीं पता था कि मेरा हॉस्टल कौन सा रहने वाला है, मेरा कॉलेज लाइफ कैसा रहने वाला है, मैं कौन से लाइब्रेरी में जाने वाला हूँ, क्लास में मैं कंफर्टेबल रहूंगा क्या, और पढ़ना कहाँ पे रहता है, कहाँ पे जाके बुक्स खरीदना रहता है, कुछ पता नहीं था। मान लो 1 जून को मैं आया यहाँ पे, कुछ पता नहीं था। 30 जून को मुझे सब कुछ पता था एंड मैं बस पढ़ाई तब बहुत जोरों शारों से कर रहा था। इसका मतलब हमने हर चीज को थोड़ा टाइम देना चाहिए बच्चों,
थोड़ा टाइम दिया तो कंफर्ट बढ़ता है। सिर्फ पैनिक में से धार 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 क्वेश्चन बम्बार्ड नहीं करना कि सर ये क्या होगा, ये क्या होगा। तुम्हारे दिमाग में जो जो क्वेश्चन है, मैं जानता हूं कि ये क्या आने वाला है, क्या होने वाला है एग्जैक्टली, एंड ऑल दो थिंग रिलेटेड टू सिलेबस, रिलेटेड टू एवरीथिंग। हम पार्ट्स पार्ट्स में जाएंगे बच्चों, धीरे 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 करके हम स्टेप बाय स्टेप, वन स्टेप एवरी डे करके हम लोग आगे जाएंगे हमारे मंजिल की तरफ। एंड हमें ये प्रोसेस भी, ये जर्नी भी इंजॉय करना है। जर्नी इंजॉय करोगे ना बच्चों तो डेस्टिनेशन ऑटोमेटिक अचीव होगा। जर्नी अगर एंजॉय करोगे तो, जर्नी एंजॉय नहीं करोगे तो डेस्टिनेशन आएगा भी या नहीं आएगा पता ही नहीं है। हो सकता है कि हम लोग वही जर्नी खत्म कर दे कहीं बीच में ही, या यू टर्न मार के वापस आ जाए, या हम वो जर्नी में पॉज ले ले, पॉसिबल है। बट अगर आप जर्नी एंजॉय कर रहे हो तो डेस्टिनेशन आएगा ही ना। यस और नो। पुणे टू मुंबई मान लो मैं कार ड्राइव करना, बड़ा मजा आ रहा है मुझे ड्राइव, एक दिन मुंबई आएगा ही ना, करेक्ट और नॉट। बट अगर मैं ये जर्नी एंजॉय नहीं कर रहा हूं तो फिर प्रॉब्लम है, तब मैं मंजिल पे पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा मुझे पता नहीं है, करेक्ट और नॉट। तो चलो ये सिलेबस था, ओके। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि नोटबुक कैसे मेंटेन करते हैं, एंड उसके बाद में मैं आपको पेपर का फॉर्मेट भी बता दूंगा, ओके। तो मैंने आपको नोट्स, जैसे देखो अभी ये बुक है आप मेरे सामने, राइट, ऐसे आपको वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 ये मिल जाएगा, आपको चार्ट बुक में ले जाएगा। तो ये अपना टेक्स्ट बुक है, समझो। आप समझ रहे हो क्या बच्चों? तो ये अपना बुक है जिसको मैं 2 मिनट के लिए टेक्स्ट बुक बोल देता हूँ। प्रिंटेड नोट्स, प्रिंटेड नोट्स जो आपको मिलने वाले हैं, जिसका पीडीएफ मैंने आपको सॉफ्ट कॉपी एक्चुअली आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजा हुआ है ऑलरेडी, ओके। तो ये प्रिंटेड नोट्स है आप समझ रहे हो बच्चों। एंड ये आप इस ये बुक का ये सॉफ्ट कॉपी में विनोद रेड्डी बोल के एक टेलीग्राम चैनल है, विनोद रेड्डी बोल के एक टेलीग्राम चैनल है, उस पर भी इसका सॉफ्ट कॉपी में डाल दूंगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो बच्चों। विनोद रेड्डी टेलीग्राम चैनल पे से या आप ये नोट्स देख सकते हो। चलिए वो टेलीग्राम चैनल को आज आप सब्सक्राइब कर देना उसको भी, ओके। तो ये टेक्स्ट, एंड मान लो ये आपका नोटबुक है बच्चों, ये आपका नोटबुक है। मैं आपको ये फाउंडेशन में भी बता रहेगा। कुछ लोगों ने कॉस्टिंग के इंट्रोडक्टरी पहले लेक्चर लिए थे डेमो, राइट, उनको भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ये। चलो मैं वापस बता देता हूँ, आज ऑफिशियली अपना ये पहला लेक्चर है। तो ये अपना टेक्स्ट बुक है समझो, ओके। एंड टेक्स्ट बुक में मान लो फिलहाल लेटर से अपना चैप्टर चल रहा है, लेटर से मटेरियल कॉस्ट्स, ये चैप्टर चल रहा है समझो। समझो ये पेज नंबर 69 है, और यहाँ पे लेटर से प्रॉब्लम नंबर 18 मैंने प्रिंट करके दिया है आपको, प्रॉब्लम नंबर 18। आप समझ रहे बच्चों, ये आपका नोटबुक है, ऐसे समझो। ये आपका नोटबुक में मान लो आप पेज नंबर 92 पे लिख रहे हो, आप आपका नोटबुक का, नोटबुक में भी आप पेज नंबर दे दो 1 2 3 4, पेज नंबर 92 चल रहा है ऐसे समझो, ओके। तो समझो मैंने एक दिन, समझो कोई लेक्चर चल रहा है और मैंने बोल दिया चलो बच्चों प्लीज सॉल्व, प्लीज रीड प्रॉब्लम नंबर 18 ऑन मटेरियल, प्रॉब्लम नंबर 18। तो आप प्रॉब्लम नंबर 18 आप टेक्स्ट बुक में ओपन करोगे, वहां पे आप ऐसे लिखोगे ब्रैकेट में 92, क्या लिखोगे 92। समझ रहा है क्या? इसका मतलब क्या हुआ, आपके टेक्स्ट बुक में आपने क्या लिखा है प्रॉब्लम नंबर 18 के नीचे कि इसका सॉल्यूशन पेज नंबर 92 पे है, नोटबुक के पेज नंबर 92 पे है। एंड यहां पे आप ऐसे लिखेंगे सॉल्यूशन 18, मतलब 18 प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऑब्लिक 69 ऐसे लिखोगे आप। एंड फिर इसके बाद में इसका सॉल्यूशन करोगे आप, यहाँ पे ये सॉल्यूशन जो भी है हम क्लास में सॉल्व करेंगे। इससे क्या हुआ बच्चों, ये 18 प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, ये आपको समझ रहा है। एंड ये प्रॉब्लम आपने बुक में पेज नंबर 69 पे है, ये समझेगा। तो इस जब अपना बैच कंप्लीट होगा तब बच्चों आपके पास 4-5 नोटबुक फुल्ली भरे हुए रहेंगे। तो कौन से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहाँ है ये ढूंढने में अगर आपको 5-5 मिनट लग जाए तो प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा वेस्टेज ऑफ टाइम है ना बच्चों। तो कौन से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहाँ पे है ये आपको तुरंत समझना चाहिए, करेक्ट और नॉट। बहुत ज्यादा क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले, मैंने 2 एडिशनल क्वेश्चन बैंक भी दिए हुए इसमें आपको, एडिशनल क्वेश्चन बैंक पार्ट 1 पार्ट 2। एंड जरूरी नहीं कि मैं सारे सीक्वेंस ऐसे 1 2 3 सीक्वेंस में क्वेश्चन सॉल्व करके लूं। ऐसा भी हो सकता है कि मैं बोल रहा हूं चलो प्रॉब्लम नंबर 11 पढ़ो, फिर प्रॉब्लम नंबर 7, फिर प्रॉब्लम नंबर 1, फिर प्रॉब्लम नंबर 81, फिर प्रॉब्लम नंबर 63, कुछ भी हो सकता है। आप समझ रहे हो या नहीं? तो इसलिए आपको कौन से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहां पे है ये पेज नंबर बराबर मैनेज करना जरूरी है। आपने नोटबुक भी देखा, मान लो यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ 18 पर इसका प्रॉब्लम कहां पे है, ये प्रॉब्लम कहां पे ये आपको जानना है। तो आपको तुरंत मिलेगा कि ये प्रॉब्लम पेज नंबर 69 है आपके प्रिंटेड नोट्स के, करेक्ट है, ओके। देन ये समझो आपका नोटबुक 1 था, इसमें मान लो लास्ट पेज नंबर 188 है समझो। तो जब आप नोटबुक 2 बनाओगे बच्चों तो उसमें पेज नंबर 189 से ही स्टार्ट करना, ओके 189 से, उस पे वापस पेज नंबर 1 मत लिखना, वो पेज नंबर 189 से आगे जाओ।
उस पे वापस पेज नंबर 1 लिखोगे तो प्रॉब्लम क्या होगा बच्चों, अगर आपने यहाँ पे लिखा प्रॉब्लम नंबर 18 और इसका सोल्यूशन 92 पे, पेज नंबर 92, बट पेज नंबर 92 ऑफ विच बुक, बुक नंबर 1, बुक नंबर 2, हर एक का पेज नंबर 92 अलग अलग रह सकता है। इसलिए जब आप पहला नोटबुक में समझो पेज नंबर 188 तक लिखे, तो सेकंड नोटबुक में आप पेज नंबर 1 ऐसे मत लिखना, बाद में पेज नंबर 189 ऐसे कर देना। ओके, तो चलो आज के दिन आपने जो नया नोटबुक बनाया है एक्सक्लूसिवली फॉर जो इस पेपर के लिए, कॉस्टिंग के लिए, उस पे आप नोटबुक में आज पेज नंबर 1 2 3 4 5 6 आप लास्ट तक पेज नंबर देखे रखो, बाद में ये झंझट नहीं रहेगा। तो नोटबुक पे पेज नंबर देते रहो बच्चों आप। ओके, आपने आपको प्रिंटेड नोट्स जो मैंने पीडीएफ भेजा है, इमीडिएटली अगर आपको उसका प्रिंट निकलना है 10-20 रुपए लगेंगे प्रिंट निकालने के लिए, उतना लेना है तो ले लो प्रिंट, नहीं तो आपको हार्ड कॉपी एडमिशन के बाद आपको कुरियर से मिलने ही वाला है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ठीक है बच्चों, पहले कुछ लेक्चर्स के लिए इवन दो यू आर रेफरिंग टू दैट सॉफ्ट कॉपी, या आप पहले चैप्टर के अगर उसके प्रिंट आउट निकालोगे तो भी उसमें से चल सकता है बच्चों। मैंने पूरा वॉल्यूम 1 का पीडीएफ आपको ऑलरेडी भेजा हुआ है, साथ साथ में विनोद रेड्डी बोल के टेलीग्राम चैनल पे वो मैंने अपलोड किया हुआ है। आप कहीं से भी कोई भी सोर्स से वो नोट्स डाउनलोड कर सकते हो बच्चों। वॉल्यूम 1 मैंने दोनों जगह पे दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप पे जो स्टूडेंट है उनको ऑलरेडी मिल चुका है, एंड अगर नहीं है तो आप विनोद रेड्डी टेलीग्राम चैनल से भी वो नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। साथ साथ में मैंने आपको बोला था कि विनोद रेड्डी ये चैनल आप सर्च करो यूट्यूब पे, आज ही सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि उस पे भी कुछ लेक्चर्स बाद में आने वाले, इमीडिएटली नहीं। और कब कौन सा लेक्चर करना है ये सब मैं एंड तक आपके साथ में हूं। आज आपको कोई काउंटर क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है कि सर इसका क्या होगा और उसका क्या होगा। आपका काम है बस जो अभी इंस्ट्रक्शंस में दे रहा हूं वो ठीक से फॉलो करना, एंड आपका काम को अच्छे से करना। आप आपका काम बहुत अच्छे से कंप्लीट करो, मैं अपना काम बहुत अच्छे से कंप्लीट करूंगा, ताकि हम सबका काम अच्छा है। हम सबका टारगेट है आपका रिजल्ट, ये हम मेरा भी और आपका टारगेट है। आप समझ रहे हैं, आपका रिजल्ट, राइट, पॉजिटिव रिजल्ट, बहुत अच्छा रिजल्ट, ये हमारा डेस्टिनेशन है बच्चों। बट उसके लिए जो जर्नी हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो जर्नी को एंजॉय करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों। आप समझ रहे हो क्या, बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप ये जर्नी पे फोकस करो देन दैट ऑफ डेस्टिनेशन। राइट नाउ डेस्टिनेशन तो एक दिन अचीव होगा ही होगा। ओके, तो चलो ये पेज नंबर का सिस्टम आपको समझा क्या, मुझे बताओ प्लीज, कमेंट में बताओ मुझे ये पेज नंबर वाला सिस्टम आपको समझा क्या। आपको समझा है तो यस सर बोल दो कमेंट में, 2-4 कमेंट से भी मुझे समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। यस, ओके, तो ये पेज नंबर वाला सिस्टम आपको समझा है, ऐसे ही मैं मानता हूं आपके कमेंट्स के थ्रू चलेगा बच्चों। ओके, नेक्स्ट ये जो अपना इंटर का पेपर होता है, ओके, पेपर ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ओके, पेपर ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ऑब्वियसली जो 100 मार्क्स का पेपर होता है उसका फॉर्मेट क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं। ओके, तो उसका फॉर्मेट होता है क्वेश्चन नंबर 1, आप लिखो मत, पहले समझो और फिर लिखो अगर लिखना भी है तो। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी एंड सॉल्व एनी 4 of remaining 5 questions। ओके, तो फिर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 3, 4, 5, 6 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कैरीज 20 मार्क्स, ऑब्वियसली ये कंपल्सरी है। ओके, अब इसके अंदर डाउट हो सकता है कि सर ये 20 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन होता है क्या? नो, तो इट कैन बी क्वेश्चन नंबर 1 a + 1b 10 + 10 हो सकता है, या इट कैन बी 12 + 8, और इट कैन बी 5 + 5 + 5 + 5। आप समझ रहे हो क्या, इसका ब्रेकअप कुछ भी हो सकता है बच्चों। आप समझ रहे हो क्या, मतलब 1a 1b 1c 1d ऐसे 5-5 मार्क के 4 क्वेश्चन है, या 1a एंड 1b 12 + 8 है, या 10 + 10 है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। उसके बाद में ये हर क्वेश्चन 20 मार्क का होता है बच्चों, तो ये 20 मार्क्स का हर क्वेश्चन, बट उसमें से आपको 4 ही सॉल्व करना है।
तो ऑब्वियसली 80 मार्क्स था, 80 प्लस ऊपर के 20, ये 100 मार्क्स का है। बट ऑब्वियसली ये 5 क्वेश्चन है, उसमें से आप कोई भी एक स्किप कर सकते हो। जनरली इट इज अ थियरी क्वेश्चन। मैंने क्या लिख के दिया यहाँ पे, जनरली इट्स अ थियरी क्वेश्चन। ओके, बट इंस्टीट्यूट आपको पता है कि ये इंस्टीट्यूट ऐसा कुछ बोलता नहीं कि हम हर बार यही पैटर्न फॉलो करोगे, बट आज तक के सारे सीए इंटरमीडिएट के पेपर में यही फॉर्मेट है, आज तक के सारे यही बोल रहा हूं मैं। ओके, इसका मतलब ये नहीं कि इंस्टीट्यूट कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकता है, बट ऑब्वियसली उसका चांस बहुत कम है। तो जनरली ये पेपर फॉर्मेट फॉलो होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6, जनरली इट्स अ थियरी क्वेश्चन एंड जनरली 1 2 3 4 5 आर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो तुम चाहो बच्चों तो ये पूरा पेपर प्रैक्टिकल बन सकता है, जहां पे यू आर नॉट राइटिंग इवन वन थियरी क्वेश्चन। बट अभी आपको लगेगा इसका मतलब सर आप थियरी पढ़ाओगे ही नहीं क्या? तो ऑब्वियसली मैं थियरी का हर एक क्वेश्चन आपको पढ़ाऊंगा। ये कोई रिवीजन या फास्ट ट्रैक बैच नहीं है, ये पूरा रेगुलर फुल लेंथ बैच है, क्योंकि प्रैक्टिकल समझने के लिए बहुत जरूरी होता है 90% ऑफ द प्लेसेस पे कि आप वो थियरी का नॉलेज अच्छे से लो, देन ओनली वो प्रैक्टिकल आप कंसेप्ट वाइज जाओगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे आप बताओ, हम फाउंडेशन से पढ़ते आ रहे बच्चों। ओके, एग्जाम पास होने के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी है, और वो है ओके आपका आंसर एक्यूरेट होना चाहिए। तो एक्यूरेसी इज द फर्स्ट क्राइटेरिया, एंड दूसरा क्राइटेरिया है स्पीड। एक्यूरेट आंसर आएगा, बट कोई स्टूडेंट बोलेगा कि सर मैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का एक्यूरेट आंसर, पूरा करेक्ट आंसर लिख के आया, बट उसी में मेरे 3 घंटे चले गए। ये भी प्रॉब्लम है ना बच्चों। आपने 40 मार्क का पेपर लिखा, पूरा एक्यूरेट है, राइट, प्रॉब्लम है ना बच्चों। हमारे एक्सपेक्टेशन 40 मार्क तो नहीं है, हमारे एक्सपेक्टेशन तो कॉस्टिंग में 75, 80, 85, 87, 90 मार्क्स, 90 प्लस मार्क्स, ये हमारे एक्सपेक्टेशन है। एंड मैं अनरियलिस्टिक नहीं बता रहा हूं, हमारे पास रिजल्ट दिखाते ही ये मार्क्स 80, कई सारे एग्जाम में तो भर भर के स्टूडेंट ऐसे 80 85 मार्क्स लाते हैं। बट चलो कॉस्टिंग में फिर भी 75, राइट, 71, 73, ये भी अच्छा स्कोर माना जाता है, डिपेंड्स ऑन द पेपर एंड सिचुएशंस आल्सो। बट डेफिनेटली वी आर एमिंग राइट एन एग्जाम्शन, या एक बहुत अच्छा स्कोर इस पेपर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बच्चों। ओके, जो लोगों को मैथ्स में थोड़ा भी इंटरेस्ट है उनके लिए तो कॉस्टिंग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। ओके, तो एक्यूरेसी एंड स्पीड इज रिक्वायर्ड माय फ्रेंड्स। तो चलो ये पेपर का फॉर्मेट लिख के लेना है, तो मैं 1 मिनट वेट करता हूं, तुम चाहो तो लिख के ले सकते हो बच्चों। एंड अच्छा, आपको लगता है सर क्वेश्चन 2 20 मार्क का एक ही क्वेश्चन होता है क्या? तो बिल्कुल नहीं, राइट, ये जो 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है उसका ब्रेकअप कुछ भी हो सकता है। ब्रेकअप ऑफ द 20 मार्क्स क्वेश्चन कैन बी 5 + 5 + 5 + 5, 12 + 8, या 7 + 7 + 6, आप समझ रहे हो ना, या 12 + 4 + 4, करेक्ट है, या 4 + 4 + 4 + 4 + 4, ऐसा कुछ भी हो सकता है। आप समझ रहे हो क्या? डिपेंड्स ऑन द लेंथ। इसका मतलब हम जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखेंगे तो ऑब्वियसली उसमें हमें कुछ 4 मार्क के टाइप के क्वेश्चन, 6 मार्क के टाइप के बड़े क्वेश्चन जो 12 मार्क के लिए पूछे जा सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन वो सब हमारे नोट्स में ऑलरेडी कवर्ड है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे राइट मैं उतना ही कवर करूंगा 4 मार्क के क्वेश्चन, यहाँ पे सारे क्वेश्चंस आपके नोट्स में मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। ओके, अनदर थिंग जो स्टूडेंट को लगेगा कि सर इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं क्या? तो सीए इंटर के कुछ पेपर्स में एमसीक्यू भी पूछे जाते हैं, बट कॉस्टिंग में एक भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आएगा। फिर भी आपके नॉलेज के लिए मैंने आपको टेक्स्ट बुक में कुछ एमसीक्यूज दिए हुए फॉर योर नॉलेज, फॉर टेस्टिंग योर नॉलेज, बट एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं आएगा एज फार एज कॉस्टिंग इज कंसर्न। बाकी कुछ पेपर में 8 में से 4 पेपर में वो एमसीक्यूज भी पूछते, वो 4 पेपर कौन से आपको धीरे धीरे पता चलेगा, सारे लेक्चर्स आप अटेंड करोगे तो। बट मैं मेरे सब्जेक्ट की अभी फिलहाल बात कर रहा हूं, इन कॉस्टिंग एमसीक्यू will not be asked। कॉस्टिंग में एमसीक्यू पेपर में नहीं आता, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, ऐसा कोई क्वेश्चन कॉस्टिंग के पेपर में नहीं आएगा। इट्स अ 100 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव पेपर माय फ्रेंड्स, इट्स अ 100 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव पेपर। तो अगर आपने ये कॉपी कर दिया बच्चों यहां तक, राइट, पेपर का फॉर्मेट कॉपी कर दिया है, तो आप मुझे प्लीज कमेंट में यस बोल देना। कॉपी कर दिया है तो प्लीज कमेंट में आप मुझे यस बता देना ताकि आई कैन गो अहेड। यस बच्चों, यस, गुड। ये कॉपी कर दिया आपने पेपर का फॉर्मेट। आपने सब लोगों ने एक डेडिकेटेड नोटबुक कॉस्टिंग के लिए रखना है। आज अगर बाय चांस किसी ने नहीं लिया था, नोटबुक नहीं था, तो कम से कम आज जो भी आपने रफ में लिखा है वो आपके मेन बुक में आप कॉपी कर दो, मेन बुक में, एंड कल से आपने को एक ही नोटबुक मेंटेन करना है कॉस्टिंग के लिए।
प्लीज एक बुक में मल्टीपल सब्जेक्ट प्लीज मत रखना, ठीक है। ओके चलो, अभी हमारी बात चल रही थी कि सर एग्जाम में पास होने के लिए दो क्राइटेरिया है, एक्यूरेसी चाहिए एंड स्पीड चाहिए। अब मुझे बताओ वो एक्यूरेसी कैसे आएगा? तो एक्यूरेसी आएगा कंसेप्चुअल क्लैरिटी से, क्योंकि एक कॉस्टिंग ऐसा पेपर है बच्चों जहां पे मैकेनिकली कुछ नहीं किया जा सकता, हर क्वेश्चन अलग रह सकता है, हर क्वेश्चन अलग फॉर्मेट में सॉल्व होता है। जब तक हम कंसेप्ट समझते नहीं है तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने आपको कुछ पढ़ाया एंड तुरंत कुछ मैजिक होगा एंड आपके दिमाग में कंसेप्ट आएगा, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि ये जर्नी है, ये प्रोसेस है बच्चों। ओके, मैं आपको कोई फॉल्स प्रॉमिस नहीं करना चाहता, आप समझ रहे हो, वो हमारा नेचर नहीं है। फॉल्स प्रॉमिस करूं कि जैसे मैंने देखा यूट्यूब पे कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि अगले 15 मिनट में मैं आपकी जिंदगी बदल दूंगा, अगले 3 मिनट में मैं आपकी जिंदगी बदल दूंगा, ये 2 मिनट का वीडियो आपकी जिंदगी बदल देगा। वो कैसे 2 मिनट का वीडियो जिंदगी चेंज करता है और क्या करता है, आई रियली डोंट नो माई फ्रेंड्स। ये सब मार्केटिंग होता है, इससे कुछ होता नहीं है। मैं अगर आपको लेक्चर नंबर 1 में बोलूंगा कि हर कंसेप्ट में आपको 10 मिनट में आपके दिमाग में डाल दूंगा, तो ऐसा नहीं होता है भाई। उसके लिए राइट बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मेरे साइड से भी और आपके साइड से भी, एंड इसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है बच्चों। ओके, अगर आप बोलोगे कि सर मैंने यूट्यूब पे कुछ देखा था, वो बोल रहा था कि फिनिश एंटायर कॉस्टिंग इन 20 आवर्स, तो इंटायर कॉस्टिंग अगर 20 आवर्स में हो सकता था बच्चों, तो ये वही टीचर्स है जो 200 घंटे का रेगुलर बैच लेते, तो वो 20 घंटे में पूरा, हाँ रिवीजन हो सकता है, फॉर्मूले बताए जा सकते हैं, ये पॉसिबल है। बट अगर हम अभी फाउंडेशन पास होके जिंदगी में पहली बार कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ने जा रहे हैं, तो वी हैव टू स्टडी इन डेप्थ। हमें सिर्फ मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी पढ़ना है, नॉलेज प्लस मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, एंड नॉलेज आएंगे तो वो ऑटोमेटिक मार्क्स में कन्वर्ट होगा ही, एंड हमें सीए बनने के बाद में भी वो काम देगा नॉलेज, करेक्ट और नॉट। तो accuracy is important in paper, and accuracy will come only through the conceptual clarity. Accuracy will come only through the conceptual clarity. concept clear नहीं है, accuracy नहीं आएगा। accuracy will come through conceptual clarity my friends। अब बताओ स्पीड कैसे आएगा? accuracy अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी से आता है तो स्पीड कैसे आएगा? आपको लगेगा, कुछ लोग बोलेंगे कि सर स्पीड भी आएगा कंसेप्चुअल क्लैरिटी से। नहीं, नहीं आएगा। कंसेप्चुअल क्लैरिटी और स्पीड का कोई संबंध नहीं है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी से एक्यूरेसी आएगा। आप समझ रहे हो क्या? तुम्हारा आंसर एक्यूरेट आएगा, बट स्पीड आएगा बच्चों सिर्फ प्रैक्टिस से। किससे? बोलो, प्रैक्टिस से स्पीड आएगा। अब मुझे बताओ, मेरे कंसेप्ट 100% क्लियर है, एंड मान लो कोई स्टूडेंट अटेंड कर रहा है, लेट से रोहित है, उसका भी कंसेप्ट सारे क्लियर है। आप समझ रहे हो क्या? बट आप बताओ बच्चों, मैंने 100 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, रोहित ने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, हमारे कंसेप्ट उतने ही क्लियर है दोनों के, तो आप बताओ बच्चों, मेरे स्पीड के साथ रोहित मैच नहीं कर पाएगा ना, करेक्ट और नॉट? क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया हुआ है उसका। यस और नो? तो स्पीड जो आएगा बच्चों, तो प्रैक्टिस से ही आएगा। तो एग्जाम में अगर हमें एक्यूरेसी और स्पीड दोनों लाना है बच्चों, तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज, सुनो बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस में बताऊंगा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज essential but not sufficient. It is essential but not sufficient. It has to be backed by the appropriate practice. अगर appropriate practice नहीं होगा बच्चों, तो वो conceptual clarity का भी marks में conversion नहीं होगा। तो इस बैच में हम कंसेप्ट तो क्लियर करेंगे ही करेंगे, साथ साथ में इसका बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे, एंड इसलिए ये बैच का ड्यूरेशन मैंने 90 लेक्चर्स इंटू 280 बोला है, प्लस कुछ मैं ऐड करूंगा थ्रू यूट्यूब सेशंस एंड ऑल दोस थिंग्स। क्योंकि सिर्फ कंसेप्चुअल क्लैरिटी हमारा टारगेट नहीं है, हमारा टारगेट है कंसेप्चुअल क्लैरिटी प्लस प्रैक्टिस, in order to achieve accuracy and speed respectively. conceptual clarity क्यों जरूरी है हमारे लिए? क्योंकि हम accurate आंसर लिखना चाहते हैं, करेक्ट और नॉट? प्रैक्टिस क्यों जरूरी है? क्योंकि हम लोग एग्जाम में आंसर टाइम पे लिखना चाहिए, हम बराबर वो टाइम में कंप्लीट करना चाहते हैं, इसलिए बच्चों प्रैक्टिस जरूरी है। तो ये दोनों चीजें हम, ये हमारे बैच का आउटकम रहने वाला है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माय फ्रेंड्स। तो इस बैच के आउटकम में ये
दोनों चीजें रहेगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय फ्रेंड्स? यस और नो? तो आप समझ रहे हो क्या बच्चों? तो हर रोज हम बराबर टाइम पे स्टार्ट करेंगे बच्चों, आप भी टाइम पे लॉग इन करो। एंड ये बैच में बहुत मजा आने वाला है बच्चों, बहुत मजा आएगा इसमें, राइट? आपको पूरा, राइट, जहां जहां आपको बिल्कुल भी मैं कभी बोर नहीं करूंगा, आपको हमेशा लगेगा कि हाँ यार मैं ये कॉस्टिंग अटेंड करना चाहता हूँ, ये लेक्चर में मुझे बिल्कुल बोर नहीं हुआ। ऐसे टाइम निकल जाएगा भाई, बाद में आप बोलोगे कि हाँ सर हम बैच को बहुत मिस कर रहे हैं एंड ये सर कर रहे हैं, बट उसके लिए आपको हर रोज अटेंड करना, राइट, इसमें थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट करना जरूरी है बच्चों। अभी तुम एक जिंदगी के ऐसे स्टेज पे हो जहां पे अगले 2-3 साल आप क्या करोगे ये आपका पूरा लाइफ डिफाइन करने वाला है, करेक्ट है? इनफैक्ट आप लोग, कुछ लोग सोचते रहोगे अभी कि सर ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे पेरेंट्स से कि एक बार 4th स्टैंडर्ड में अच्छे मार्क्स ला फिर तेरी जिंदगी सेट है। फिर उन्होंने बोला रहेगा 7th स्टैंडर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक बार अच्छे से मार्क्स ला फिर तेरी जिंदगी सेट है। एंड फिर मेन माइलस्टोन लोगों ने बोला रहेगा अरे यार एक बार 10th में अच्छे मार्क्स ला फिर तो तेरी जिंदगी सेट है। फिर आपने अभी रिसेंट पास में सुना रहेगा पेरेंट्स से एक बार कुछ भी कर 12th में अच्छा स्कोर ला फिर तेरी जिंदगी सेट है। फिर लास्ट में उन्होंने बोला रहेगा एक बार सीए फाउंडेशन पास कर फिर तेरी जिंदगी सेट है, करेक्ट और नॉट? अब मैं बोल रहा हूं आपको कि आप इंटरमीडिएट एंड फाइनल बहुत जल्द कंप्लीट करो फिर आपकी जिंदगी सेट है। फिर आपके पेरेंट्स बोलेंगे बेटा एक बार शादी कर उसके बाद ही जिंदगी सेट है, उसके पहले क्या जिंदगी सेट है? फिर दादाजी बोलेंगे एक बार, राइट, वो बच्चा आने दे, राइट, लड़का लड़की कुछ तो, उसके बाद जिंदगी सेट है। फिर बोलेंगे दूसरा बच्चा जब तक आता नहीं है तब तक लाइफ सेट नहीं होती है, राइट। फिर बोलेंगे वो जब तक वो उनको नौकरी नहीं लगती वो स्कूल नहीं जाते। अब बताओ बच्चों ये प्रोसेस है, ये तो बस चलता ही रहेगा, राइट। बट मैं आपको ऑनेस्टली बोल रहा हूं, आपको बहुत ईमानदारी से बोल रहा हूं बच्चों, अब ये इंटरमीडिएट में और फाइनल में आप क्या करने वाले हो, इट इज गोइंग टू डिफाइन योर लाइफ माय फ्रेंड्स। उसके बाद में आप शादी करते हो नहीं करते हो, आपको बच्चा होगा नहीं होगा, कितने बच्चे होंगे, वो स्कूल जाएंगे नहीं जाएंगे, उनको नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, मुझे नहीं लगता कि वो आपके लाइफ के पे बहुत टेरिबल इम्पैक्ट करेगा। आगे का आगे सोचते हैं, बट ये इंटरमीडिएट एंड फाइनल अगले 3 साल से 3.5 साल आप क्या करने वाले हो बच्चों, इट इज गोइंग टू डिफाइन योर लाइफ। ये लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, ओके। एंड देखो मैं आपको बता दूं, आप इंटरमीडिएट अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में बोथ ग्रुप क्लियर करते हो, इमेजिन करो, सिर्फ इमेजिन करो कि आपका रिजल्ट लग गया, इंटरमीडिएट के बोथ ग्रुप क्लियर है, इमेजिन करो 3 साल तक कोई एग्जाम नहीं। बीकॉम के एग्जाम को हम एग्जाम काउंट ही नहीं करते, वो तो फन है कि नहीं? इमेजिन करो कि मतलब इमेजिन करो आप मई 22 में पास हो गए, मई 25 सीए फाइनल का एग्जाम, मतलब 2022 की दिवाली में आपको क्या फील है, अगले दिवाली तक कोई एग्जाम नहीं, उसके अगले दिवाली में भी एग्जाम नहीं है एंड उसके बाद में भी 6 महीने के बाद एग्जाम है। इमेजिन करो ऐसे, इसके पहले तुम्हारी जिंदगी में कभी तो हुआ है क्या कि अगले 3 साल में कोई एग्जाम नहीं है? कभी तो हुआ है क्या? एंड उसके बीच में लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बीच में है, वो है आर्टिकलशिप, गोल्डन पीरियड ऑफ योर लाइफ, जहां पे आप दोस्त बनाओगे, कलीग्स के साथ जाओगे, आउट स्टेशन ऑडिट करने जाओगे, काम करोगे, आप वर्क कल्चर सीखोगे, मजेदार लाइफ आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलो फाइनल के लिए 2 मिनट के लिए भूल जाओ अभी, बहुत जरूरी है कि आप ये इंटरमीडिएट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर रहे हो, बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों। एंड ये टाइम है, सिर्फ 8-9 मंथ्स की पढ़ाई करना है आपको, 8-9 मंथ्स की पढ़ाई, इंटरमीडिएट का रिजल्ट आपके हाथ में। एंड 3 साल तक कोई एग्जाम नहीं है बच्चों, 3 साल तक बस आपको ऑफिस करना है, एंजॉय करना है ऑफिस भी। एंड मैं जानता हूं कि जो जो काम है जिसको इस बाद में एग्जाम नहीं आता है वो हम बहुत एंजॉय करते हैं, करेक्ट और नॉट? तो आर्टिकलशिप का एग्जाम थोड़ी होता है भाई, करेक्ट और नॉट? तो कोई भी काम में हमें एंड में अगर एग्जाम नहीं रहता है ना तो हमें बड़ा मजा आता है उसमें, करेक्ट और नॉट? हम वो जर्नी भी एंजॉय करते हैं। फिर तो आप अभी पढ़ते वक्त तो यही सोचो कि आपको कोई इसका एग्जाम नहीं देना है, मुझे सिर्फ नॉलेज लेना है, यही सोचो आप पढ़ते वक्त, तो बस मुझे नॉलेज लेना है, राइट। उसके बाद में कैसे इसका रिवीजन करना है, कैसे ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं, कैसे क्या करना है, ये सब हम एंड तक आपके साथ में आपको बताते ही रहेंगे बच्चों। आपका काम है अभी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना। कोई टीचर बोल रहा है कि ये ऐसे ऐसे करना है तो आपका काम है अब वो फॉलो करना बच्चों, क्योंकि वो डायरेक्टर है और तुम एक्टर हो, तो तुम एक्टर का रोल। एंड याद रखो मैं अपने आप को डायरेक्टर और तुम्हें एक्टर क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब तुम पास हो जाओगे ना बच्चों तो पूरा क्रेडिट तुम ही लोगे, करेक्ट है ना?
आज हम लोग मूवी हिट हो गए ना, आज हम लोग बोलते ना शेरशाह हिट हो गया, तो हम लोग बोलते क्या काम किया है सिद्धार्थ मल्होत्रा ने, करेक्ट और नॉट। आप में से कई सारे लोगों को डायरेक्टर का नाम तक पता नहीं है बच्चों, करेक्ट और नॉट। तो जब आप सीए इंटर फाइनल पास हो जाओगे ना, तो समझो रोहित सीए इंटर पास हो जाता है, तो वो बोलेगा नाउ अ सीए फाइनलिस्ट रोहित, करेक्ट। और सीए बनने की बात बोलेगा, राइट, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह पे स्टोरी स्टेटस पे डालेगा कि नाउ इट्स नो मोर ओनली अ रोहित, इट्स अ सीए रोहित, करेक्ट है ना। ऐसे वैसे स्टेटस डालोगे आप, करेक्ट है कि नहीं। कुछ कुछ लोग डालते हैं कि 3 years ऑफ हार्ड वर्क, डेडिकेशन, सैक्रिफाइसेस, कॉम्प्रोमाइजेस, डे एंड नाइट स्टडीज, करेक्ट और नॉट, ये सब कुछ, एंड रिजल्ट आपके सामने है, सीए रोहित, करेक्ट और नॉट। तो ऐसे कुछ लोग ये जो भी कर रहे हैं, राइट। एनीवे आपको वो पल अगर वो एंजॉय करना है आपको, कि एक पल कि जहां पे आपने नेट पे नंबर डाला एंड वो बता रहा है आपको कि आप सीए फाइनल पास हो चुके हो, अगर आपको वो मूवमेंट तक जाना है बच्चों, तो आपको ये जर्नी, ये प्रोसेस एंजॉय करना पड़ेगा बच्चों। तो चलो, मैं अभी तक आपको क्या बताया, ये चैप्टर के नाम बताया, सब कुछ सीए इंटर का पेपर का फॉर्मेट बताया बच्चों, आपको नोटबुक कैसे मेंटेन करना है वो बताया, नोटबुक कैसे मेंटेन करना है वो बताया, आपको नोट्स कब कौन से मिलने वाले हैं ये बताया, कौन से चैनल सब्सक्राइब आपको करना है, क्या क्या करना है वो बताया। विनोद रेड्डी चैनल आपको सब्सक्राइब करना है, विनोद रेड्डी टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन करना है, राइट, ताकि एंड तक मैं आपको यहाँ पे, चाहो तो, अगर आप चाहो तो कभी हम इंस्टा लाइव वगैरह लेते, अगर आप पसंद करते हो तो विनोद रेड्डी, सीए विनोद रेड्डी बोल के इंस्टाग्राम पे सर्च कर देना, राइट, वहां पे भी फॉलो कर देना, क्योंकि कभी कभी हम लोग उस पर कुछ इंटरक्टिव सेशंस, कोई मोटिवेशनल सेशंस वगैरह, पर्टिकुलरली इंस्टा लाइव में पर्टिकुलरली रात को 10 बजे वगैरह कभी कभी ले लेता हूं। तो इंस्टाग्राम पे यू कैन फॉलो सीए विनोद रेड्डी, सीए विनोद रेड्डी आप सर्च करो, इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करो, ताकि कुछ सेशंस आपको मिलेंगे। बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूं, राइट, इवन दो इट इज नॉट फेस टू फेस, इवन दो मैं आप मेरे सामने नहीं हो, हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जिसके थ्रू हम जुड़ सकते हैं, एंड नो डाउट हम फ्यूचर में मिलने ही वाले हैं। अगर हो सकता है तो जहां अगर पॉसिबल है, भगवान ने चाहा, सब सही हुआ, तो हम सीए फाइनल में फेस टू फेस बैच अटेंड करेंगे बच्चों, आप लोग, हम लोग सब लोग साथ में रहेंगे। ऐसी दुआ करते हैं हम लोग, ऐसे प्रार्थना करते हैं, ऐसे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि हम फाइनल में फेस टू फेस आमने सामने पढ़ेंगे, ऐसा टारगेट रखते हैं। एंड चलो फिर आज, राइट, भगवान का नाम लेके हम शुरू करते हैं, राइट, अपना सीए इंटरमीडिएट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बैच बच्चों। तो चलो, राइट, शुरू करें आज। तो हम लोग आज बेसिक कॉस्ट कंसेप्ट से स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो आपने यहां तक ये जो भी मैंने कुछ सिलेबस एंड ये सब कुछ आपने लिखा है, ऐसे ही मैं मानता हूं। तो अभी आप एक काम करो, उसके नेक्स्ट पेज पे जाओ, अभी नेक्स्ट पेज पे, प्रॉपर नए पेज पे आप लिख देना इंट्रोडक्शन टू, चैप्टर का नाम लिखो, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और तुम चाहो तो इसको बोल सकते हो बेसिक कॉस्ट कंसेप्ट्स, बेसिक कॉस्ट कंसेप्ट्स, इसको तुम बोलो बेसिक कॉस्ट कंसेप्ट्स माय फ्रेंड्स। इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग और बेसिक कॉस्ट कंसेप्ट्स, ओके। अब जो लोगों ने ना बच्चों फाउंडेशन में, राइट, मैथ्स का क्लास मेरे से लिया था, वो लोगों तो एग्जैक्टली दे आर यूज टू द टीचिंग स्टाइल। मैं, आपको याद रहेगा, मैं 100% ऑफ द थिंग्स, जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो लिख के देता हूं। मैं कभी एक बार बता के वो हो गया ऐसे नहीं होता है। हम लोग रिवीजन लेते, कल हम लेक्चर चालू करते तो आज क्या पढ़ा उसका रिवीजन लेते, बाद में हम लोग वीकली रिवीजन एंड ऑल लेते रहते। तो राइट, ये 180 आवर्स 200 आवर्स का ड्यूरेशन ऐसे ही नहीं बना है, बहुत मजा आएगा इसमें, राइट। ओनली मैं पहले सेकंड से आज के बैच में यही बता रहा हूं बच्चों, कि सिर्फ एक्सपेक्ट मत करो कि इमीडिएटली उस पॉइंट पे आपको, राइट, समझना ही चाहिए। मैं एग्जैक्टली जानता हूं कि आपको कितना समझा है और कितना नहीं समझा है, और आपको ये एंड तक लेके जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप समझ रहे बच्चों। तो चलो, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ओके। इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि आपको पहले कुछ लेक्चर्स तक कोई नोट्स की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप समझ रहे हो, नोट्स रेफर करने की जरूरत नहीं है फॉर द फर्स्ट फ्यू लेक्चर्स माय फ्रेंड्स, नो नीड। तो आप मुझे बताओ, व्हाट इज कॉस्ट,
चलो पहला, अपना पेपर का नाम ही कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, तो व्हाट इज कॉस्ट? मेरा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज कॉस्ट। यस, तो मैंने ये क्वेश्चन का आंसर हजारों बैचेस में पहले पूछा, ये क्वेश्चन क्या क्या मतलब व्हाट इज कॉस्ट, तो जनरली लोगों का आंसर होता है कि सर कॉस्ट इज द, क्या है कॉस्ट? कॉस्ट इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग गुड्स और इन रेंडरिंग सर्विस। फॉर एग्जाम्पल, मैं अब ये कोचिंग सेंटर यहां पे चला रहा हूं, क्या कॉस्ट है हमारे लिए? रेंट ऑफ द प्रीमाइसेस, डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑफ कैमरा, लैपटॉप, राइटिंग पैड, करेक्ट है, स्टाफ सैलरी, टेलीफोन एक्सपेंडिचर, मार्केटिंग एक्सपेंडिचर, एसी मेंटेनेंस, बेंचेस का मेंटेनेंस, फर्नीचर का मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी टैक्सेस, कॉर्पोरेशन के जो टैक्सेस होते हैं प्रॉपर्टी टैक्सेस, वो भी तो पे करना ही है ना हमें। यस और नो? ये जो बिल्डिंग में हम क्लास चला रहे वो बिल्डिंग का मेंटेनेंस, सोसाइटी मेंटेनेंस, आप समझ रहे हो बच्चों? वाटर बिल, करेक्ट है, इंटरनेट चार्जेस, इंटरनेट चार्जेस, ये तो मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे बताया, और भी बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स है ना बच्चों। तो कोई भी जब गुड्स प्रोड्यूस करता है या सर्विसेज रेंडर करता है, he incurs some cost and creates either a product or service, and वो सेल करके कस्टमर से जो पैसा ले रहा है वो उसका रेवेन्यू है। एंड ऑब्वियसली एवरीबडी इज टारगेटिंग कि वो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, जो तुम्हारा प्रॉफिट रहने वाला है वो ज्यादा से ज्यादा हो, यही हर एक का टारगेट है, करेक्ट और नॉट? तो व्हाट इज कॉस्ट? कॉस्ट क्या है? कॉस्ट इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग गुड्स and oblique or in rendering services. To write down in simple words, write down in simple words, लिख रहेगा बच्चों, in simple words cost is expenditure, cost is expenditure incurred, in simple words, cost is the expenditure incurred in producing goods and oblique or rendering services. Rendering services. In simple words, cost is the expenditure incurred in producing goods and oblique or in rendering services. This is cost, my friends. In simple words, it is expenditure incurred in producing goods and oblique or in rendering services. Yes. चलो, अब नो डाउट आपने, आपके दिमाग में यही डेफिनेशन सोचा रहेगा, अनलेस एंड अनटिल इसके पहले आपने कोई सेशन अटेंड नहीं किया, आपके दिमाग में यही डेफिनेशन रहता, ओके? बट आप मुझे बताओ, कुछ कॉस्ट ऐसे भी है जो ये डेफिनेशन कवर नहीं कर रहा है, ये डेफिनेशन उस कॉस्ट को कवर नहीं कर पा रहा है, ऐसे भी कुछ कॉस्ट है। अब आप लोग सर वो क्या कॉस्ट है जो ये डेफिनेशन कवर नहीं कर पा रहा है? तो ऐसे कॉस्ट है, वो है, सुन रहे हो क्या मेरे भाई? अब सुनो, मैं ये लाइव स्ट्रीम बैच ले रहा हूँ, बाद में आप लोग गूगल ड्राइव, ऑनलाइन ड्राइव के फॉर्मेट में भी कुछ हजारों लोग देखेंगे ये बैच। फिलहाल तो मैं ये 7 से 9 लाइव सेशंस में आपको पढ़ा रहा हूँ। ये एग्जांपल मैंने बताया था आपको, फाउंडेशन में भी, कुछ डेमो लेक्चर्स में भी। अब बताओ, अगर ये 7 से 9 3 महीने तक 200 आवर्स तक, करीबन 180 to 200 आवर्स मैं आपके साथ स्पेंड करूंगा, अगर यही 180 आवर्स, ओके, मैं किसी, मेरा एक दोस्त है, यही एग्जांपल बताया था मैंने पहले भी, मेरा एक दोस्त है जो सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, प्रैक्टिसिंग सीए है, जो प्रोजेक्ट फाइनेंस का काम करता है, वो मुझे बोल रहा है कि विनोद तू मेरे ऑफिस में आके अगर सुबह 7 से 9 अगर 3 महीने काम करता है, ओके, और ये प्रोजेक्ट फाइनेंस में मुझे हेल्प करता है, तो I will pay you 20 lakhs rupees for these 3 months. 20 lakhs rupees, चलो ये मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट है, छोटा अमाउंट है, वो छोड़ दो 2 मिनट के लिए, ओके? आप मेरे बारे में कुछ इतना बहुत ज्यादा जानते नहीं हो, जानते हो, ठीक है, वो छोड़ो, फाइनेंशियल पोजीशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। 20 lakhs ये मुझे वो पे करने के लिए तैयार है, वो भी सिर्फ 7 से 9 2 घंटे ही काम करना है उसके ऑफिस में जाके, वो भी सिर्फ 3 महीने। He is ready to pay me 20 lakhs rupees, my friends. ध्यान दे रहे हो आप?
ध्यान दे रहे हो? तो आप बताओ बच्चों, मैंने बोल दिया नहीं सॉरी बॉस, मुझे सीए इंटर का कॉस्टिंग का बैच लेना है, मेरा लाइव स्ट्रीम है और मैं नहीं आ सकता। तो आप बताओ बच्चों, कैन आई से कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग योर बैच इज 20 lakhs फॉरगॉन? 20 lakhs मेरा इनकम फॉरगॉन, इज कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग योर बैच और नॉट? आप मुझे बताओ, मैंने ये 20 लाख जेब से निकाल के किसी को दिए क्या? जैसे सैलरी मैं अपने जेब से निकाल रहा हूं, मतलब लिटरली मत बैंक से मैं पे कर रहा हूं, टेलीफोन बिल मैं पे कर रहा हूं, करेक्ट और नॉट? डेप्रिसिएशन, आपको लगता है कि डेप्रिसिएशन कहाँ पे कर रहे हो, बट मैंने एसेट के लिए तो पे किया है ना। ओनली थिंग इज दैट वो मैं डेबिट टाइम टू टाइम कर रहा हूँ। मैंने 2 लाख एट ए टाइम पे किए तो हर साल 20,000 डेबिट कर रहा हूँ, बट मैंने 2 लाख तो एक बार जेब से निकाल के दिए है ना, करेक्ट और नॉट? तो आप बताओ, प्रिंटिंग एक्सपेंडिचर, ये बुक प्रिंट करने के लिए मुझे पैसा देना पड़ता है, मनी इज टू बी पेड, बट आप मुझे बताओ आपका बैच लेने की वजह से वो 20 लाख रुपए मुझे गए, इज इट माई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर? नो। विल इट बी अकाउंटेड? मैं कहीं अकाउंटिंग एंट्री करूंगा क्या? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, P&L debit, costing P&L to opportunity cost, 20 lakhs rupees income forgone because I have decided to conduct the CA intermediate batch. No, it will not come in accounts, but that cost, that opportunity cost is there, which is important for decision making whether to take your batch or not. ये decision making में वो 20 लाख important role play कर रहे हैं ना बच्चों, यस और नो? वो 20 लाख इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं या नहीं कर रहे? कोई भी डिसीजन, अभी मैंने बीच में कुछ समय के लिए अन एकेडमी ज्वाइन किया था, ओके, और उन्होंने मुझे बताया कि सर अगर आप यहाँ पे पढ़ा रहे हो तो आपको आपका पेन ड्राइव सेल करना अलाउड नहीं है। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं वो ज्वाइन कर लिया तो आई हैव सैक्रिफाइस सम रेवेन्यू, तो वो रेवेन्यू सैक्रिफाइस इज द कॉस्ट ऑफ ज्वाइनिंग सम अदर प्लेटफॉर्म और नॉट, करेक्ट और नॉट? बट आप मुझे बताओ, जो रेवेन्यू आने वाला था अदरवाइज वो मैंने सैक्रिफाइस किया, वो मेरा आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट नहीं है, तो इट इज नॉट एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड। तो आप मुझे बताओ, आपका बैच कंडक्ट करने की वजह से वो 20 लाख रुपए को मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूं, तो टेल मी वो 20 लाख मेरा एक्सपेंडिचर इनकर्ड है क्या? आप मुझे कमेंट में बताओ प्लीज, मेरा एक्सपेंडिचर इनकर्ड है क्या? इनकर्ड, वेदर आई एम स्पेंडिंग फ्रॉम माई पॉकेट, वेदर आई एम स्पेंडिंग फ्रॉम माई पॉकेट माई फ्रेंड्स? नॉट एट ऑल। वेरी गुड, नो बोल रहे सब लोग। आई एम नॉट स्पेंडिंग फ्रॉम माई पॉकेट, बट इट शुड बी इंक्लूडेड अंडर द डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट, करेक्ट और नॉट? तो इसलिए हमने कॉस्ट का और थोड़ा अच्छा डेफिनेशन किया है, और वो डेफिनेशन है, चलो लिखो, कॉस्ट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल sacrifices made to achieve an objective. Cost is the monetary value. Cost is the monetary value of all sacrifices made to achieve an objective. आप समझ रहे हो क्या बच्चों? Cost is the monetary value of all sacrifices made to achieve an objective, that is to produce goods and oblique or render services. That is to produce goods and oblique or to render services, my friends. So cost is the monetary value of all sacrifices made to achieve an objective, that is to produce goods and oblique or to render services. लिखा बच्चों आपने यहां तक? अब ये तो हुआ मीनिंग ऑफ कॉस्ट माय फ्रेंड्स। हम कल के लेक्चर में व्हाट इज कॉस्टिंग, व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटेंसी, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ये भी धीरे धीरे पढ़ने वाले। आपको लगेगा कि सर फिर आप कोई तो कुछ आप में से कुछ और इंथुजियास्टिक लोग रहते हैं, वो बोलते हैं कि सर ICI स्टडी मॉडल में ऐसा इंट्रोडक्शन टू दिस
यूज ऑफ कंप्यूटर इन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऐसा नोट बताया था आपने, तो कुछ बहुत ज़्यादा बताया नहीं उसके बारे में। तो देखो बच्चों, ये कंसेप्ट है आगे, हम लोग नो डाउट सिर्फ इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में चाहो तो उस पर 50 लेक्चर्स ले सकता हूँ, बट हमें नॉलेज, मार्क्स, सक्सेस, इसको सबको बैलेंस करना रहता है। आप समझ रहे? आपको लगता है कि सर फिर कुछ खिलाफ स्किप करोगे क्या आप? बिल्कुल नहीं भाई, राइट, बिल्कुल स्किप नहीं करूंगा, बट राइट, कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो एग्जाम में जिसका कोई पूछने का चांस ही नहीं होता है, या सिर्फ वो नॉलेज के लिए दिए रहते हैं, जो अपने को बस पढ़ना रहता है। ओके, उस पर कितना टाइम देना है ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा ना। हर एक चीज को तुम अपने लाइफ में हर चीज को इक्वल इंपॉर्टेंस पे रख सकते हो क्या? इसी को बोलते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, कभी सुना रहेगा आपने, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ऐसा नहीं होता है, हम हर चीज को इक्वल इंपॉर्टेंस पे नहीं रख सकते। आप समझ रहे हो क्या बच्चों? कोई भी आपका कोई बिजनेस है, ओके, आप हर कस्टमर को सेम लेवल पे रखते हो। हाँ, मॉरल वैल्यूज, इथिकल वैल्यूज 2 मिनट के लिए भूल जाओ, हर कस्टमर भगवान है एंड ऑल। मुझे बताओ, हर कस्टमर को सेम लेवल पे रखते हो क्या आप? तो आपको यही बताया जाएगा हर मैनेजमेंट थ्योरी में भी कि जो बिजनेस, जो कस्टमर आपके टर्नओवर में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है उस पर आपने स्पेशल अटेंशन रखना चाहिए। तो सिलेबस में भी कौन सा चैप्टर कितनी बार पूछा जाता है, कैसे उसके मार्क्स रहते हैं, कैसे उसका ब्रेकअप है, ये आप नहीं जानते हो, बट मैं तो जानता हूँ ना बच्चों, करेक्ट और नॉट? एंड मैं आपका शुभ चिंतक ही हूं ना। कुछ कुछ लोग मतलब टीचर को दुश्मन मानते, वो उन लोग का अप्रोच रहता है ऐसे कि ये छोड़ देगा वो। मेरे भाई, तुम्हारे करियर में, तुम्हारे मार्क्स में मेरा करियर भी है ना, ये क्यों बोल रहे हो आप? यस और नो? तो मैं आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्विसेज दूंगा ना, करेक्ट है? तो आप बिल्कुल भी उसकी चिंता मत करना भाई, आपका वो फेथ एंड ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, वो जो कुछ कैटेगरी रहते हैं ना, कुछ कुछ लोग ऐसे, वो रोतलू कैटेगरी, वो हमेशा कुछ ना कुछ तो एक निकालते रहते हैं। मला कसं तरी होतंय, वो कैटेगरी, वो बहुत बेकार कैटेगरी है, वो मिन 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 रोने वाली कैटेगरी। आप समझ रहे हो? तुम कोई बच्चे से नहीं पढ़ रहे हो जो 20 साल का बच्चा है, 18 साल का बच्चा है आपको पढ़ा रहा है, तुम वो आदमी से पढ़ रहे हो जो 17-18 साल से यही पढ़ा रहा है। आप समझ रहे हो क्या? तो थोड़ा वो कुछ कैटेगरी रहते हैं ना, वो बंद करो। कुछ कुछ लोग, वो उनकी आदत रहती है, वो हर वो क्या बोलते हो वो भी नहीं समझते, है कि नहीं? तो थोड़ा सा ध्यान रखो भाई। आप समझ रहे हो क्या? अभी कोई समझो हार्ट सर्जन है, एंड उधर जाके तुम बताओगे क्या, मतलब उसको पूछोगे क्या, तुम ये क्या करोगे क्या, ऐसा? भाई अब तुमने बस उसको दे, अपने आप को सौंपना है उधर, एंड राइट, तुम बहुत, अगर वो अच्छा सर्जन है तो तुम अच्छे से बाहर आओगे, नो डाउट अबाउट इट। आप समझ रहे हो? तो वो गुई 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 वाला कैटेगरी जो है ना बच्चों, वो थोड़ा सा कंट्रोल करना है बच्चों अपने को, गुई 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 गुई, ये जो है वो बंद करना है भाई, ट्रस्ट के साथ आगे जाना है अपने को। आप समझ रहे हो क्या? नहीं, 1000 लोगों को पूछो, हजारों लोगों को पूछो जो मेरे से पहले कॉस्टिंग पढ़ चुके, उनके रिजल्ट देखो, फिर आपको समझेगा। ओके, वो बिल्कुल, कुछ कुछ लोगों को 18 साल की, 18-19 साल की तुम्हारी एज है, एंड तुम बिल्कुल ऐसे बोलोगे कि नहीं छोड़ तुम ये। भाई मैं सब जानता हूं एज फार एज दिस इंटरमीडिएट कॉस्टिंग इज कंसर्न, क्या करना है, कब पढ़ाना है, कब उस पर फोकस देना है, कब एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करके लेना है, कब उसका आरटीपी सॉल्व करके लेना है, कब उसका थियरी क्वेश्चन देखना है, कौन से पॉइंट्स याद करवाना है, कौन सा पॉइंट्स फटाफट कवर करवाना है, ये सब मैं जानता हूं। कैन यू गिव इट टू मी? कैन यू राइट लीव इट टू मी कंप्लीटली कि सर हम सेफ हैंड्स में हैं और आप अभी बताओ हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है? तो आप ये ट्रस्ट रखो, तो मैं आपको बहुत अच्छे से ये जर्नी कंप्लीट करवा सकता हूं बच्चों। अगर आप बीच बीच में मुझे अननेसेसरी डिमोटिवेट करोगे ऐसी बातों से, तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना बच्चों, करेक्ट? मैं डिमोटिवेट होऊंगा नहीं, वो बात अलग है, करेक्ट, क्योंकि वो भी मेरा एक्सपीरियंस है ना बच्चों। बट ये अगर जो मैं बोल रहा हूँ ये आप मिनिमाइज करोगे तो आपको ही ज्यादा मजा आएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपको ज्यादा मजा आएगा बच्चों। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये आप अच्छे से सुनेंगे और इंप्लीमेंट करेंगे तो। ओके, तो ये था डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट बच्चों। सिंपल वर्ड्स में क्या था? कॉस्ट इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड ऑब्लिक और इन रेंडरिंग सर्विसेज। ये सिंपल वर्ड्स में था, करेक्ट है? बट ये सिंपल वर्ड्स में था डेफिनेशन, बट इस डेफिनेशन ने कुछ चीजें कवर की नहीं, तो वो कवर करने के लिए हमने डेफिनेशन को थोड़ा और अच्छा बनाया, और वो है कॉस्ट इज द मॉनेटरी वैल्यू
of all sacrifices made. Cost is the monetary value of all sacrifices made to achieve an objective. To achieve an objective, monetary value of all sacrifices made to achieve an objective. करेक्ट है. अब जैसे ये टर्म कॉस्ट है, ये आपने डेफिनेशन लिखा क्या बच्चों दोनों? जैसे ये टर्म कॉस्ट है बच्चों, वैसे और दो टर्म है जिसका नाम है जैसे कॉस्ट, और दो टर्म है जिसका एक नाम है प्राइस एंड वैल्यू. कई सारे लोग ना बच्चों कभी कभी कॉस्ट की जगह प्राइस बोल देते हैं या वैल्यू बोल देते हैं, बट जिसका मीनिंग कॉस्ट ही हो सकता है. बट ऑब्वियसली टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो ये तीन टर्म्स अलग अलग है बच्चों, ये तीनों का मीनिंग भी अलग अलग है. ओके, एंड हमारा सब्जेक्ट इस समय पे कॉस्ट है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. हमारा फोकस अभी फिलहाल कॉस्ट पे रहने वाला है, नॉट ऑन प्राइस और वैल्यू. बट ये क्या होता है प्राइस? प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस, जो हम कस्टमर को चार्ज कर रहे हैं. हमारा कॉस्ट 10 रुपए है, हम कस्टमर को 15 में बेच रहे हैं, तो ऑब्वियसली यार 10 रुपए कॉस्ट है, 15 रुपए प्राइस है. करेक्ट और नॉट? 15 रुपए प्राइस है या 10 रुपए हमारा कॉस्ट है, एंड अगर बाई चांस मान लो कॉम्पिटिशन की वजह से हमें लॉस में बेचना पड़ रहा है, हम 8 रुपए में बेच रहे हैं, तो 8 रुपए हमारा प्राइस है, देयर इज अ लॉस ऑफ 2 रुपीस पर यूनिट. तो प्राइस इज द मॉनेटरी कंसिडरेशन पेएबल बाय द बायर टू द सेलर और सेलर ऑफ गुड्स और सर्विसेज. करेक्ट और नॉट? बट आपको लगता है फिर से वैल्यू क्या है? वैल्यू कई बार हमने, वैल्यू इज अ फिलोसॉफिकल कंसेप्ट. वैल्यू क्या है? थियोरेटिकल कंसेप्ट. क्या है वैल्यू? कई बार हम लोग बोलते अरे यार मैंने ये चीज कर तो ली, उसके लिए 200 रुपए पे भी कर दिए, बट इट इज नॉट वर्थ 200 रुपीज. इट इज नॉट वर्थ 200 रुपीज. बट आपको लग रहा है कि उसका वैल्यू 200 रुपए नहीं था. ओके, समझो आपने एक आइसक्रीम खाया, वो आइसक्रीम के लिए आपने 100 रुपए पे किए. समझो आप में से किसी को वो इतना आइसक्रीम पसंद आया कि बस, और वो बोल रहा है कि अरे यार बहुत मजा आया है, मतलब द सेटिस्फैक्शन ही हैज डिराइव्ड इज मोर देन 100 रुपीज. ऐसा हो सकता है. जैसे आपने फाउंडेशन में पढ़ा रहेगा यूटिलिटी, सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड. करेक्ट और नॉट? तो वैल्यू जो होता है, इट इज द रिलेटिव वर्थ इन कस्टमर्स माइंड. रिलेटिव वर्थ इन कस्टमर्स और कंज्यूमर्स माइंड. समझो ये बैच के लिए आपने, कॉस्टिंग के लिए 10,000 आपने पे किए समझो, एंड आपको ये बैच अटेंड करने के बाद लग रहा है कि लगा अरे यार 10,000 रुपये पे कर दिया, बट क्या मजा आया यार, क्या एक्सपीरियंस था यार ये 200 घंटे का, क्या नॉलेज में एडिशन था यार. इट्स वर्थ, इट इज वर्थ. आप बोल रहे हो इट इज वर्थ, मतलब आपने इनडायरेक्टली मुझे एक सर्टिफिकेट दे दिया, आपने ये सर्विस का वैल्यू क्रिएट किया बच्चों. वेयर आप में से कोई ऐसा भी बोल सकता है, हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल, राइट, बोल सकता है यार इट इज नॉट वर्थ, इट इज नॉट वर्थ, कोई मजा नहीं आया. मतलब उसके एंगल से ये बैच का वैल्यू उसके दिमाग में कम है बच्चों. तो वैल्यू इज रिलेटिव वर्थ इन द कस्टमर्स माइंड, रिलेटिव वर्थ इन द कस्टमर माइंड. एंड कोई पर्टिकुलर गुड्स के लिए या सर्विस के लिए क्या वैल्यू है, इट इज द ओपिनियन ऑफ कंज्यूमर, एंड दैट ओपिनियन कैन बी डिफरेंट फ्रॉम कंज्यूमर टू कंज्यूमर. आप में से दो लोग जो अटेंड कर रहे हैं, एक का ओपिनियन विनोद रेड्डी के बारे में अलग रह सकता है, मतलब विनोद रेड्डी के सर्विसेज के बारे में एक का ओपिनियन अलग रह सकता है, दूसरे का अलग रह सकता है. वैल्यू इज द ओपिनियन माय फ्रेंड्स. समटाइम्स इट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड पर्सन टू पर्सन आल्सो. person to person ही value, in fact it can be different for person to person as per the time. मतलब टाइम चेंज हुआ, कोई आज मुझे बोल रहा है, हो सकता है कि अरे यार सर आप यूजलेस आदमी हो, आपको कुछ नहीं समझता है. 2 साल के बाद वो बोल रहा है सर आपने क्या बताया था सर, मैं उस वक्त तो नहीं समझ पाया, बट उसका वैल्यू मुझे आज समझ रहा है. ऐसे भी होता है कई बार ऐसे बोलते ना लोग, अरे यार उस वक्त जो तूने एडवाइस दिया था उसका वैल्यू मुझे उस वक्त तो नहीं समझा था, बट आज समझा मुझे. तो वैल्यू इज अ कंप्लीटली फिलोसॉफिकल टर्म. बट कई बार क्या होता है, कभी वो कॉस्ट की जगह वैल्यू बोल देते हैं ऐसा, तो आपको उसका मीनिंग कॉस्ट लेना होता है. कई बार वो आगे धीरे धीरे समझेगा, बट टेक्निकली दीज 3 टर्म्स आर डिफरेंट. तो क्या होता है कॉस्ट? चलो मैं लिख के भी देता हूं आपको ये कॉस्ट, वापस डेफिनेशन लिख देता हूं. कॉस्ट इज इट इज monetary value, it is monetary value of all sacrifices made to achieve an objective. वो तो डेफिनेशन आपने ऊपर लिखा है ऑलरेडी. कॉस्ट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल sacrifices made to achieve an objective.
तो प्राइस क्या है? इट इज मॉनेटरी कंसिडरेशन, it is monetary consideration to be paid by buyer to seller in exchange of goods oblique services, correct है? And value is, it is relative worth in consumer's mind after use of goods or services. Relative worth in consumer's mind, or it is utility derived by the consumer, you can say. Correct or not? Are you understanding my friends? लिख रहे हो क्या साथ साथ में? कॉस्ट, प्राइस, वैल्यू, ऐसे 3 कॉलम बनाओ. चलो नोटबुक आपने बनाया है, आपने लिखा है, चैप्टर का नाम इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. मैं जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है बच्चों वो सब लिख के दूंगा. अब आपको लगता है कि सर ये बड़ा बोरिंग लग रहा है. अरे बच्चों पहले 3-4 चैप्टर तक आपको थोड़ा थियरी भी बर्दाश्त करना पड़ेगा साथ साथ में. इसके बाद में पूरा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट है. मैं पढ़ा रहा हूँ मतलब ही प्रैक्टिकल ऐसे समझो, क्योंकि मैं सिर्फ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ही पढ़ाता हूँ. मैथ्स, कॉस्टिंग समझ रहा है क्या आपको ये? आर यू गेटिंग दिस माय फ्रेंड्स? ये लिखा क्या आपने? एक बार मुझे कमेंट्स में बता दो, ये लिखा क्या? प्लीज बता दो मुझे फटाफट कमेंट्स में. यहां तक अगर लिखा होगा तो कमेंट्स में बता दो मुझे. ओके, यस सर बोल रहे. तो इट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल सैक्रिफाइसेस मेड टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव. प्राइस इज द right monetary consideration to be paid by the buyer to the seller, is a relative worth. Can I say cost of the commodity is a fact? Cost is a fact. Price, it is a policy. Price is a policy. Okay, and value is an opinion, my friends. Value is an opinion. It is an opinion of the consumer. It is the opinion of the consumer. So it is the second difference. Second, it is the opinion, my friends. Value is an opinion. अभी क्या है ये आपको समझा ही होगा ये 3 वर्ड से, बट मैं वापस एक बार एक्सप्लेन करता हूं. मुझे बताओ, कॉस्ट इज अ फैक्ट माय फ्रेंड्स. क्या कॉस्ट है? 10 रुपए कॉस्ट है, 15 रुपए. ये मैं पेन बेच रहा हूं, इसका 10 रुपए कॉस्ट है, 12 रुपए कॉस्ट. इज अ फैक्ट. आप बताओ, वो प्राइस में कुछ ऐड करके या डिडक्ट करके कंपटीशन के ओरिएंटेड में एक प्राइसिंग पॉलिसी डिसाइड करता हूं. मैं एक प्राइसिंग पॉलिसी, कुछ एग्जांपल बताता हूं जस्ट तुम्हारे नॉलेज के लिए, तुम्हारे सिलेबस में नहीं. आप मुझे बताओ, कुछ लोग ना बच्चों, जैसे एप्पल का फोन जो होता है, ये फोन है, लेट्स से ये एप्पल का फोन आईफोन है. आप मुझे बताओ ये लेट्स से 1,20,000 रुपए में. तो मुझे बताओ ये एप्पल इतना ज्यादा चार्ज कर रहा है. अगर वो कम चार्ज करते तो बहुत सारे और भी कस्टमर्स है जो ये एप्पल का फोन अफोर्ड कर पाते, तो क्यों इतना ज्यादा प्राइस पे बेच रहे? तो उनका पॉलिसी जो है उसको बोलते हैं स्किमिंग प्राइसिंग पॉलिसी. लिखो मत, सिर्फ ध्यान दो. उसको बोलते हैं स्किमिंग प्राइसिंग पॉलिसी. एंड ये पॉलिसी के तहत क्या हो रहा है? दे आर चार्जिंग मोर एट द बिगिनिंग. दे आर चार्जिंग मोर एट द बिगिनिंग. एंड वो ज्यादा चार्ज करने की वजह से क्या हो रहा है? जो लोग शो ऑफ के लिए बाय करते हैं, ब्रांड के लिए बाय करते हैं, वो तो बाय कर ही रहे. उनको तो बड़ा मजा आ रहा है. ऐसे एप्पल फोन बाय कर रहे, आईफोन 13 बाय कर दिया एंड तुरंत इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, हाँ हर जगह पे वो डाल रहे कि परचेस्ड आईफोन 13 टुडे, फीलिंग ब्लेस्ड, फीलिंग दिस, फीलिंग हैप्पी, फीलिंग ये वो. तुरंत लोगों को ऐसा लग रहा है कि अरे यार मैं भी बाय करूंगा आईफोन 13. वो ब्रांड कॉन्शियसनेस जो होता है, या ब्रांड की वजह से जो मजा आता है, जो शो ऑफ करने से लोगों को सेटिस्फेक्शन मिलता है,
तो इसकी वजह से कंपनी भी इतना चार्ज कर रहा है। एंड बाद में जब आईफोन 13 14 आएगा तब आईफोन 13 का प्राइस कम हो जाएगा, तब बाकी प्राइस सेंसिटिव कस्टमर तब ले लेंगे। तो अल्टीमेटली जब कस्टमर देने के लिए तैयार है पैसा, कंपनी को पैसा लेने में क्या प्रॉब्लम है? तो दे आर चार्जिंग मोर एट द बिगिनिंग एंड लेटर ऑन दे विल रिड्यूस द प्राइस। दिस इज स्किमिंग प्राइसिंग पॉलिसी। जबकि कभी कभी कुछ कंपनीज उल्टा करते। सबसे बड़ा एग्जांपल है इसका रिलायंस जियो। इंडिया में काफी लोग एयरटेल का सिम यूज कर रहे थे, वोडाफोन सिम यूज कर रहे थे, आइडिया का सिम यूज कर रहे थे, बीएसएनएल का यूज कर रहे थे, वीडियोकॉन का सिम यूज कर रहे थे, एयरसेल का, यूनिनॉर का सिम यूज कर रहे थे। इतने सारे कंपनीज थे। इसके बाद आया बड़ा प्लेयर, जायंट प्लेयर, रिलायंस जियो। जियो धन धनाधन टीवी पे ऐड चालू कर दिया, हर जगह पे ऐड चालू कर दिया। कोई भी टीवी चैनल ओपन करो, जियो धन धनाधन। आईपीएल देखो, जियो धन धनाधन। मूवी देख रहे हैं, बीच में ऐड, जियो धन धनाधन। नीचे स्ट्रिप आ रहा है, जियो धन धनाधन। रणवीर सिंह बोल रहा है, जियो धन धनाधन। दीपिका बोल रही है, जियो धन धनाधन। लोग बोल रहे क्या ये जियो सिम कार्ड है, क्या प्राइस पे है, फ्री है। कब तक फ्री है? 2 साल तक फ्री है। क्या क्या फ्री है? इनकमिंग कॉल, आउटगोइंग कॉल, इंटरनेट फ्री है। 2 साल तक लोगों ने फ्री यूज किया और 1 साल फ्री है। अब मुझे बताओ, लॉस पे लॉस हो रहा है जियो को। मुकेश अंबानी को क्या फर्क पड़ता है? उसने इतना बड़ा डाइवर्सिफाइड कंपनी है। अब बोलो बच्चों, लोग क्यों यूज करेंगे आइडिया, वोडाफोन? अब लगा सर इन्होंने क्यों नहीं फ्री किया? अरे बच्चों, ये लोग इतने बड़े कंपनीज नहीं है, वो लोग इतना लॉस सस्टेन नहीं कर सकते जितना रिलायंस कर सकता है। रिलायंस मतलब इंडिया में एक पैरेलल गवर्नमेंट है, ऐसे आप बोल सकते हो। करेक्ट है? तो आप बताओ, ये लोगों ने फ्री का फ्री चालू रखा एंड आप बताओ धीरे पिछले साल 1.5 साल से धीरे धीरे चालू कर दिया। अब 200 रुपए का रिचार्ज करना पड़ेगा, साल भर का 2500 का रिचार्ज करना पड़ेगा। आप अभी रिचार्ज कर रहे हो, जियो के कस्टमर राइट 30 करोड़ क्रॉस हो चुके, 30 करोड़ क्रॉस हो चुके। आप समझ रहे हो क्या बच्चों? तो आप बताओ, इन लोगों ने प्राइसिंग का पॉलिसी अप्लाई किया ना, इसको बोलते हैं पेनिट्रेशन प्राइसिंग। क्या बोलते हैं इसको? पेनिट्रेशन प्राइसिंग। दे हैव चार्ज लेस एट द बिगिनिंग, दे हैव चार्ज्ड लेस एट द बिगिनिंग, करेक्ट और नॉट, एंड लेटर ऑन द इंक्रीज। इसको पेनिट्रेशन। देखो ये आपका सिलेबस नहीं है, मैं सिर्फ एक सेंटेंस एक्सप्लेन कर रहा हूं। प्राइसिंग पॉलिसी होता है सीए फाइनल में, जो कॉस्टिंग है उसमें बड़ा चैप्टर है एक जिसका नाम है प्राइसिंग डिसीजंस, उसमें ये सब है। ओके, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, आरओआई प्राइसिंग, ओके, आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्राइसिंग, फिर प्राइस डिफरेंशिएशंस, एन नंबर ऑफ प्राइसिंग strategies are there. What is penetration pricing, what is skimming pricing, अलग अलग वो है यहाँ पे। अभी फिलहाल जस्ट तुम्हारे नॉलेज के लिए बताओ मुझे, आप बताओ, मैंने जो 2 प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज बताए, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में पहला था पेनिट्रेशन प्राइसिंग, जिसमें चार्ज लेस एट द बिगिनिंग था। चार्ज लेस, जैसे रिलायंस जियो है, या समझो टाटा स्काई है। ओके, आज मुझे समझो मैं टाटा स्काई के कस्टमर केयर पे मैंने फोन कर दिया, उनको मैं बोल रहा हूँ कि भाई मुझे टाटा स्काई सेटअप बॉक्स लेना है। वो बोल रहे कि हाँ सर, आपको सिर्फ 500 रुपए में सेटअप बॉक्स, एचडी सेटअप बॉक्स मिल जाएगा। 6 महीने का सारा सब्सक्रिप्शन भी फ्री है सर, आप कोई भी एचडी चैनल देख लो, 6 महीने फ्री है। आप समझ रहे हो? तो बच्चों 500 रुपए, वो मैं बोल रहा हूँ कि इंस्टॉलेशन के क्या चार्जेस, वो ऐसा फ्री है, हमारा इंजीनियर आएगा आपके घर पे इंस्टॉल करके देगा, अगर वहां पे कुछ कचरा उचरा हुआ तो साफ करके जाएगा वो, सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या टाटा कंपनी है यार, 500 रुपए दिए मैंने, सेटअप बॉक्स घर पे आ गया, राइट, एचडी सेटअप बॉक्स है, राइट, रिकॉर्डिंग फैसिलिटी है और सारे चैनल्स एचडी फ्री है। ये नए कस्टमर के लिए 6 महीने के बाद आपको एक एसएमएस आता है, डियर सब्सक्राइबर, इफ यू वांट टू कंटिन्यू विद ऑल एचडी चैनल्स, नाउ यू हैव टू मेक अ मंथली रिचार्ज ऑफ 500 रुपीज, 600 रुपीज। अब तो तुम्हें एचडी के नीचे तो कुछ बर्दाश्त नहीं होता है। अब तुम बंद करोगे तो तुम्हें लगेगा अरे यार अचानक से गरीबी आ गई। यस और नो? आप तो बराबर कंटिन्यू कर रहे हो अभी, करेक्ट है? तो आप बताओ बच्चों, टाटा ने पहले आपको कस्टमर बनाया एंड धीरे धीरे वो प्राइसेस बढ़ाएंगे, चार्ज करेंगे, एंड एनीवे दे आर अर्निंग बाय वॉल्यूम। उनको कोई एक कस्टमर से कमाना नहीं है, उनको करोड़ों कस्टमर से थोड़ा थोड़ा कमाना है। यस और नो? तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग था। जबकि एप्पल ने स्कीमिंग, दे हैव चार्ज मोर एट द बिगिनिंग, स्कीमिंग प्राइसिंग पॉलिसी अप्लाई किया। और भी बहुत सारे प्राइसिंग पॉलिसीज होते हैं, प्राइस डिफरेंशियल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आप मुझे बताओ और एक एग्जांपल, जिसको बोलते हैं क्लॉक टाइम प्राइसिंग। क्या बोलते हैं? क्लॉक टाइम प्राइसिंग। लिखो मत, कुछ आपके सिलेबस में नहीं है,
मुझे बताओ, मैं सैटरडे इवनिंग को पीवीआर थिएटर में गया, पीवीआर में सैटरडे इवनिंग को हम 4 लोग गए फैमिली के, मूवी देखना था। पर पर्सन टिकट रेट था 450 रुपए, 450 रुपए टिकट रेट था बच्चों। तो चारों की मिला के मैंने राइट 1800 रुपीज पे किए टिकट पे। समझ रहा है क्या? अंदर पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न सब मिला के तो हमारे 3000 रुपए मूवी देखने में चले गए 4 लोगों के। समझा क्या? यही मूवी बच्चों अगर मैं मंडे मॉर्निंग को देखता, यही मूवी, यही थिएटर अगर मैं मंडे मॉर्निंग को देखता बच्चों, तो टिकट रेट था 40 रुपए पर पर्सन। आप लोग सर 450 से डायरेक्ट 40 रुपए? यस, 40 रुपए या 50 रुपए पर पर्सन, मतलब चारों का टिकट 200 है, जबकि अकेले का 450 था सैटरडे नाइट को। आपको लग रहा है कि सर पीवीआर ऐसे क्यों कर रहा है? तो सीधी सी बात है, वो क्या सोच रहे हैं, सैटरडे इवनिंग को तो वैसे भी डिमांड फुल है, पूरा बिजनेस क्लास कैटेगरी, बिजनेस वाले लोग, सैलरी वाले लोग यहाँ पे आके देखते, तो 450 रुपए टिकट चार्ज कर गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मंडे मॉर्निंग को वर्किंग क्लास कहाँ आने वाला है? मंडे मॉर्निंग को कौन आने वाला है? कॉलेज के लेक्चर बंक करके आने वाला क्राउड है, उनके पास लिमिटेड पॉकेट मनी है, तो वैसे भी हमारे पास कैपेसिटी है, तो चलो यार 50 रुपए में दो, वैसे भी थिएटर खाली है, सीट है, मूवी दिखा सकते, करेक्ट और नॉट? तो आप बताओ, एक ही थिएटर वही मूवी, आप मुझे बताओ 450 का 50 रुपए टिकट रेट हुआ, तो ये प्राइसिंग पॉलिसी चेंज किया ना उन्होंने। क्या चेंज किया? प्राइसिंग पॉलिसी। तो प्राइस इज अ पॉलिसी बच्चों। आपने देखा रहेगा कई जगह, ये अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था वो था क्लॉक टाइम प्राइसिंग। कभी कभी आपने हॉस्पिटल्स में देखा रहेगा कि अगर आपको दोपहर में 12 से 4 के दरमियान सिटी स्कैन करना है, तो आपको सिटी स्कैन के 300 रुपए पे करना है। बट अगर आप मॉर्निंग और इवनिंग में जाते हो तो आपको 1000 रुपए पे करना है। इसका मतलब एक स्लैक टाइम में उन्होंने प्राइस कम रखा है। जिम में ऐसा होता है कि अगर आप दोपहर में जिम करोगे तो आपको 500 रुपए पर मंथ है, या अगर आप मॉर्निंग या इवनिंग में आने वाले हो तो 1000 रुपए पर मंथ है। करेक्ट और नॉट? क्योंकि उनका डिमांड उन्होंने एनालाइज किया, मॉर्निंग में ज्यादा कस्टमर, इवनिंग में ज्यादा कस्टमर आते हैं तो उन्होंने ज्यादा प्राइस रखा। बट दोपहर में वैसे भी कस्टमर्स कम आते हैं, वैसे भी जिम खाली रहता है, तो चलो भाई 500 रुपए दे देते, कम से कम उसी बहाने कुछ कस्टमर्स आ जाएंगे। तो प्राइसिंग इज अ पॉलिसी, प्राइसिंग इज अ पॉलिसी, whereas value is an opinion my friends, value is a opinion, correct or not? वैल्यू तो हम लोग डिसाइड करते हैं, जैसे कस्टमर टू कस्टमर वैल्यू अलग भी रह सकता है बच्चों। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अल्टीमेटली वैल्यू इज डिपेंडेंट ऑन सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड बाय द कंज्यूमर। सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड बाय द कंज्यूमर बोला मैं, कस्टमर नहीं। अगर समझो ये मोबाइल फोन मैंने परचेस करके अगर मेरी वाइफ को दिया तो मैं कस्टमर हुआ और मेरी वाइफ कंज्यूमर हो गई। मेरी वाइफ कौन हो गई? कंज्यूमर हो गई इसकी, कस्टमर कंज्यूमर। तो वैल्यू इज the relative worth derived by the consumer, relative worth derived by the consumer my friends. I hope you are getting this. Okay, next, cost is ascertained from manufacturer. Cost is ascertained from manufacturer or producer's point of view, manufacturer or producer's point of view, whereas price is ascertained from seller's point of view, सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू। आपको लगता है कि सर मैन्युफैक्चरर मतलब ही सेलर, हाँ हो सकता है, बट नहीं भी हो सकता है। अब मुझे बताओ, हो ये लेटेस्ट से ये बॉटल है, इसका मैन्युफैक्चरर कोई कंपनी है, बट मैंने यहाँ से पुणे से प्रेस्टीज पॉइंट नाम की एक बिल्डिंग है, उसके ग्राउंड फ्लोर से बाय किया है, तो सेलर तो एक शॉप था ना यहाँ पे। होंडा एक्टिवा, होंडा ने बनाया है जो जापानीज कंपनी है, बट मैंने तो पुणे के डीलर से बाय किया है ना, तो पुणे का डीलर उसका सेलर था, पुणे का डीलर उसका सेलर था। करेक्ट और नॉट? तो प्राइस इज असर्टेन फ्रॉम सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड वैल्यू इज असर्टेन फ्रॉम कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू, वैल्यू इज असर्टेन फ्रॉम consumers point of view my friends. So this is the difference between cost, price and value that you should remember my friends. तो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट। तो कॉस्ट का क्या डेफिनेशन है एक बार पढ़ लो, ये लिख के भी ले लो, 2 मिनट में वेट करता हूं बच्चों। आपने वैसे साथ साथ में लिखा ही होगा मेरे।
कॉस्ट प्राइस एंड वैल्यू, कॉस्ट प्राइस एंड वैल्यू का डिफरेंस। आई होप यू आर रिटन माय फ्रेंड्स, यस और नो? इज द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड, तो कॉस्ट का डेफिनेशन क्या है एक बार मुझे वापस बता दो। कॉस्ट इज द, बोलो बच्चों, कॉस्ट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल sacrifices made to achieve an objective, to achieve an objective. Okay, अब ये तो हुआ कॉस्ट, बट चलो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्टिंग, उतना छोटा सा एक 5-7 मिनट का पॉइंट हम कवर करते एंड बाद में हम कल कंटिन्यू करेंगे बच्चों। कॉस्टिंग मतलब क्या? ओके अच्छा सुनो, समझो मेरे ऑफिस में मुझे इंटीरियर डिजाइनिंग करना है, इंटीरियर डेकोरेशन करके लेना है ऑफिस का। मैंने एक इंटीरियर डेकोरेटर को बुलाया और बताया कि दे भाई एक एरिया का मेजरमेंट्स ले ले, मुझे ये आउटपुट चाहिए, सोफा चाहिए, इंक्वायरी एरिया चाहिए, 2 स्टूडियो चाहिए, आप समझ रहे हो, ये सब मुझे चाहिए यहाँ पे, तो बता मुझे एग्जैक्टली कितना खर्चा आएगा। हमारा यही क्वेश्चन होता है ना, कितना खर्चा आएगा। तो इंटीरियर डेकोरेटर बोला कि काम करता हूं मैं, अभी मेजरमेंट्स लेके जाता हूं, आपको क्या क्या चाहिए वो मुझे बताओ, मैं लिख के लेता हूं वो, एंड मैं इसका पूरा कॉस्टिंग करूंगा एंड फिर आपको कोटेशन दे दूंगा। कोटेशन मतलब उसका एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है, कोटेशन दे दूंगा, करेक्ट है? तो आप मुझे बताओ, वो मुझे कोटेशन देने वाला है, उसके लिए पहले वो एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट फाइंड करने वाला है, एस्टिमेटेड कॉस्ट फाइंड करने वाला है बच्चों। इसका मतलब इस प्रोजेक्ट का वो कॉस्टिंग करने वाला है, इस प्रोजेक्ट का वो कॉस्टिंग करने वाला है, कॉस्ट एस्टिमेट करने वाला है, कॉस्ट असरटेन करने वाला है। एस्टिमेट बोल सकते हो, फ्यूचर के लिए तो एस्टिमेट है, ऑलरेडी अगर इनकर हुआ है तो उसको असरटेन बोलते हैं हम लोग, करेक्ट है? तो कॉस्टिंग मतलब क्या? तो राइट डाउन, कॉस्टिंग का मीनिंग होता है वेरियस methods oblique processes used for ascertainment of cost are known as costing. Various methods oblique processes used for ascertainment of cost are known as costing, my friends. Are you understanding this? Various methods, processes, कभी कभी तुम चाहो तो टेक्निक्स ऐसे भी लिख सकते हो, used for ascertainment of cost is known as costing. आपने कभी बाइक सर्विसिंग को डाला रहेगा, तो पहले वो कॉस्टिंग करता है उसका, एंड उसके बाद में आपको प्राइस बताता है बच्चों। यस और नो? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? आपको हमने फीस पहले बताया या पूरा बैच कंप्लीट करने के बाद में हम लोग कॉस्ट शीट बनाएंगे, उसमें प्रॉफिट ऐड करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स करके हम आपको फीस बताएंगे? हाँ, आपको फीस तो हमें एडवांस में बताना है ना बच्चों। इसका मतलब वी हैव डन द कॉस्टिंग फॉर दिस बैच, ये पूरा बैच लाइव स्ट्रीम करना है, हमारे लिए क्या एक्सपेंडिचर है, हमें कितना प्रॉफिट चाहिए, हमारे क्या एक्सपेक्टेशंस है, कॉम्पिटिटर्स का क्या प्राइस है, ये सब कंसीडर करके वी हैव ऑलरेडी डन द कॉस्टिंग एंड वी हैव डायरेक्टली टोल्ड यू द सेलिंग प्राइस, माय फ्रेंड्स। वी हैव डायरेक्टली टोल्ड यू द सेलिंग प्राइस, यस और नो? तो कॉस्ट ये कंसेप्ट अलग है, कॉस्टिंग ये अलग है बच्चों, एंड कॉस्ट अकाउंटिंग ये अलग है, कॉस्ट अकाउंटिंग ये अलग है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग अलग है, फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग अलग, फिर कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डिफरेंस ये हमें सीखना है, फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग ये सीखना है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये सीखना है। तो ये बेसिक थियरी हम पहले कंप्लीट करते हैं। ओके, आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये बेसिक थियरी क्या सर, बोर हो रहा है ये थियरी। ओके, आप डायरेक्टली प्रैक्टिकल स्टार्ट करो तो मजा नहीं आएगा बच्चों, आपको फील नहीं आएगा। ओके, एंड डेफिनेटली अब ये आपको लगेगा कि सर आज जो बता रहे हैं ये समझा, एज इट इज हमें समझा, बट हम ये एग्जाम में लिख पाएंगे क्या? तो अब ऑब्वियसली यार आज आपको लगेगा समझा है, अब महीने भर के बाद अगर मैं डिफरेंस पूछूंगा तो आपको तो कॉस्ट वो याद है।
ऐसा कुछ याद आएगा एज इट इज, कोई जरूरी नहीं है, इसके लिए रिवीजन इंपॉर्टेंट रहता है, राइट। तो हम रिवीजन लेंगे उसका, राइट, बीच में कुछ पेपर सॉल्व करेंगे, उसके बाद में आरटीपीज एंड ऑल दो सॉल्व करेंगे। अब सीधी सी बात है, ये प्रोसेस है पूरा जो मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, राइट। ये प्रोसेस हम इंजॉय करेंगे बच्चों। तो आज तो मैंने कुछ बहुत ज्यादा पढ़ाया नहीं, आपको इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद में व्हाट इज कॉस्ट इतना ही सिखाया, व्हाट इज कॉस्टिंग वो भी थोड़ा बहुत कुछ ऐड कर दिया उसमें। हम अभी बहुत सारी डिटेल्स में कल व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये सब पार्ट भी बच्चों हम कंप्लीट करेंगे। साथ साथ में मैंने आपको कॉस्ट, प्राइस एंड वैल्यू का डिफरेंस भी आज आपको बताया था। तो चलो, राइट, आपके कोई भी डाउट्स रहेंगे, कुछ भी रहा तो राइट आप मुझे बताओ बाद में। ये इंटरैक्टिव सेशन रहेगा बच्चों। जो लोग बाद में ये ऑनलाइन डाउनलोड में या पेन ड्राइव के थ्रू देखेंगे उनके लिए भी मैं बता दूं, दीज लेक्चर्स आर एप्लीकेबल फॉर May 22, November 22 एंड May 23 आल्सो। ये लेक्चर्स आर एप्लीकेबल। एंड अगर आपको लगता है कि नहीं सर ये लेक्चर सिर्फ May 22, तो ऐसा नहीं है, राइट। दीज आर एप्लीकेबल फॉर नेक्स्ट एग्जाम्स आल्सो, क्योंकि इसके आगे के जो लेक्चर्स है ये हम अकॉर्डिंगली वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से राइट चेंज करते रहते हैं, राइट। कुछ सिलेबस में चेंजेस है, राइट, जिसकी वजह से राइट सिलेबस में चेंजेस, कुछ डिलीशंस है, इनफैक्ट एडिशंस कुछ नहीं। इसके पहले के अगर आप मेरे पेन ड्राइव्स लोगे तो भी एक्चुअली उसमें भी सब कुछ कवर हो सकता है। रीजन ये है कि सिलेबस से कुछ डिलीशंस है, कुछ एडिशंस नहीं है। तो राइट वो सब कुछ May 22 के एंगल से, May 22, November 22, May 23 के एंगल से हम सब कुछ कवर करेंगे बच्चों, राइट। आपको 2-3 काम आज करना है, प्लीज अभी इमीडिएटली फिनिश कर दो। वो है आपको विनोद रेड्डी यूट्यूब चैनल ज्वाइन करना है बच्चों। ये मेरा रिक्वेस्ट है आपको। मैं देखो मुझे हमें बहुत ज्यादा मार्केटिंग एंड ऑल दोस पसंद नहीं है, बट ये लाइव स्ट्रीम बैच है, फेस टू फेस नहीं है, इसलिए मुझे ये सब बताना पड़ रहा है। क्योंकि राइट फेस टू फेस होता तो ऑब्वियसली वन स्टॉप सोल्यूशन है, सब कुछ सामने सामने हो जाता है, बट ये लाइव स्ट्रीम के साथ साथ में आपको विनोद रेड्डी यूट्यूब चैनल ज्वाइन करना है। विनोद रेड्डी बोल के टेलीग्राम ग्रुप जो है, टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप, वो ज्वाइन करो। विनोद रेड्डी टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, वो ज्वाइन करो। उस पर भी मैं कुछ नोट्स वगैरह दे दूंगा आपको। एंड आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे सीए विनोद रेड्डी को फॉलो कर देना। इंस्टाग्राम पे सीए विनोद रेड्डी, आपको मेरा प्रोफाइल फोटो दिखेगा वहां पे, गलती से 2 वहां पे दिखेंगे, को एक पहले पुराना है, तो आप सीए विनोद रेड्डी जिसके फॉलोअर ज्यादा है वहां पे आप वो फॉलो करो, ताकि हम कुछ इनफॉर्मल सेशंस भी मिलेंगे जहां पे विशाल सर, विजय सर, अमित सर, प्रशांत सर, बाकी सब, सुशील सर, ये सब के साथ भी हमारे कुछ इनफॉर्मल सेशंस रहेंगे, वो भी आपको मिलते रहेंगे, राइट। तो ये हमने रिसेंटली जो अभी पेन ड्राइव एंड ऑल दोस थिंग्स वी हैव गॉट अ टाइप विद वी स्मार्ट एकेडमी पुणे, जो विशाल सर का एकेडमी है, तो उनके थ्रू भी ये लेक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो ओवरऑल आपको बहुत मजा आने वाला है बच्चों, आप बहुत इंजॉय करने वाले हो इस प्रोसेस को। डेस्टिनेशन के बारे में मत सोचो, जैसे मैंने बताया था, तुम्हारा जो डायरेक्टर है वो तुम्हारे सामने है, तुम एक्टर का रोल बहुत अच्छे से निभाओ, राइट। मैं पूरा ये मूवी को हिट बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है बच्चों। उसमें प्रॉपर म्यूजिक ऐड होगा, प्रॉपर उसका एडिटिंग होगा, प्रॉपर सब कुछ, इसके सीन्स एडिट हो जाएंगे, सिनेमेटोग्राफी होगा, इसमें सब कुछ विजुअल इफेक्ट्स ऐड किए जाएंगे, वीएफएक्स ऐड किया जाएगा, ये सब करके एक फिनिश प्रोडक्ट रहेगा हमारे सामने 3.5 महीने के बाद में बच्चों। बहुत मजा आएगा, बट आपसे मुझे सिंसेरिटी एक्सपेक्टेड है बच्चों। 7 बजे आपको प्रेजेंट रहना है एज फार एज लाइव स्ट्रीम इज कंसर्न। जो पीडी, ओडी, जीडी के थ्रू बाद में लेक्चर्स करेंगे, आप भी अपना एक शेड्यूल बनाओ कि ये टाइम पे मैं लेक्चर्स देखूंगा। अगर मैं उसके बीच में बोलता हूं कि आपको इसके बाद में यूट्यूब का ये लेक्चर देखना है, तो वो लेक्चर देखना है और उसके बाद में ही ये आपका पीडी, ओडी कंटिन्यू करना है। तो आपको बेसिकली इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना है बच्चों, आपका खुद का दिमाग बीच बीच में नहीं लगाना है। एंड यू हैव टू ट्रस्ट द एकेडमी, यू हैव टू ट्रस्ट द टीचर्स। जो भी आपको अभी ये टीचर्स आपको रहे दिन भर कंटिन्यू होगा, आपको ट्रस्ट करना है कि ये आप सेफ राइट हैंड्स में हो, तभी आप ये प्रोसेस को मजे से ले पाओगे बच्चों। तो मैंने आपको नोटबुक के रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस दिए थे, तो कल आपके पास में राइट जब आप लेक्चर 7 बजे चालू करोगे या जब भी चालू करोगे, जो पीडी ओडी कर रहे हैं उनके लिए, राइट, आपके पास नोटबुक होना चाहिए। आपके पास नोट्स का प्रिंट आउट हो ना हो चल सकता है, सॉफ्ट कॉपी भी रहा तो चल सकता है, एटलीस्ट फॉर फर्स्ट फ्यू लेक्चर्स। कैलकुलेटर आपके साथ में होना चाहिए, कैलकुलेटर, आप समझ रहे हो क्या बच्चों। पेंसिल, स्केल, ये भी साथ में रखो। पहले कुछ लेक्चर्स ऑब्वियसली थियरी है, बेसिक कॉस्ट कंसेप्ट्स है,
मैं आपको लग सकता है इसमें कि अरे भाई कॉस्टिंग तो थियरी पेपर है, तो थियरी पेपर नहीं है, पेपर का क्या फॉर्मेट है ये भी मैं आपको बता चुका हूं, सिलेबस मैं आपको लिख के दे चुका हूं। तो पेपर के साथ में वो कल जो मैंने नोटबुक के साथ में आओ बच्चों, कल जो हमने बनाया था नोटबुक उसके साथ में आ जाओ, ताकि आपको पढ़ाई, आपको ये कॉस्टिंग का डेडिकेटेड नोटबुक रखना है। पेज नंबर का सिस्टम कैसे मैनेज करना है, पेज नंबर का सिस्टम मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं बच्चों, पेज नंबर का सिस्टम कैसे मैनेज करते हैं बता चुका हूं कि नहीं। तो ये पेज नंबर आप प्रॉपर सिस्टम में रखो बच्चों, राइट। नोटबुक का पेज नंबर, नोटबुक पे पेज नंबर दे दो आज ही, राइट, लेट मत करो, बाद में रह जाता है वो। नोट 1 2 3 4, अब सेकंड थर्ड नोटबुक जब आएगा तब उसके आगे के पेज नंबर उसमें दे देना। एक डेडिकेटेड नोटबुक मुझे कॉस्टिंग के लिए चाहिए, मतलब चाहिए बच्चों, वन डेडिकेटेड नोटबुक ओनली फॉर कॉस्टिंग। तो सी यू माय फ्रेंड्स टुमारो, आई होप यू हैव एंजॉयड टुडे सेशन, आपको मजा आएगा रहेगा, यही मैं एक्सपेक्ट करता हूं, ठीक है। तो आप आज बहुत सारे स्टूडेंट जो जूम के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, वीस्मार्ट के चैनल पे, एक्सपर्ट के चैनल पे देख रहे हो, राइट, ये जो भी आपका एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट करो, ताकि ये सारे स्टूडेंट जो आप सारे प्लेटफॉर्म पे अलग अलग जगह पे अटेंड कर रहे हैं, ये सब हम एक जगह पे इंटीग्रेट करके हमारा बैच फुल फ्लेजेडली कंटिन्यू करेंगे बच्चों। सो थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स, सी यू टुमारो, बाय बाय माय फ्रेंड्स।